गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कुलदीप सर केजीआई एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का अध्याय नंबर 3 है, जिसका नाम है बच्चों क्या है, उत्पादन तथा लागत। इससे पहले बच्चों हमने ना इकोनॉमिक्स के जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की हमारी बुक है ना, इसके अंदर बच्चों हमने 2 चैप्टर पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है बच्चों, तीसरा चैप्टर है। इसके बारे में बच्चों हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये उत्पादन और लागत दो शब्दों से मिलकर बना है पूरा चैप्टर। तो इसके अंदर हम ये जानेंगे कि जो उत्पादन होता है ना, वो किस प्रकार किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से साधन उत्पादन जब करते ना, तो कोई साधन ना जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सहायता से ना आप क्या करते हो, उत्पादन कर पाते हो, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे उत्पादन जो फलन है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार ना बच्चों, जब आप कोई प्रोडक्शन करोगे यानी कि उत्पादन करोगे, तो उसकी क्या लागत होती है, तो उसके बारे में बच्चों हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। इसके अंदर बच्चों हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। फिर उत्पादन फलन क्या है और उत्पादन क्या है, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। फिर हम क्या जानेंगे, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन ये क्या है, इसके बारे में बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि पैमाने का जो प्रतिफल है वो क्या होता है, लागत एवं इसके प्रकार, इनके बारे में बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम काफी अच्छे से और विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। जो पहला है बच्चों, जब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उत्पादन तथा लागत पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इंग्लिश में, ठीक है। तो हमें पता तो होना चाहिए ना पहले कि उत्पादन होता क्या है, ठीक है, प्रोडक्शन होता क्या है, इसके बारे में पहले आपको पता होगा, तभी तो आप आगे जो हमारा चैप्टर बढ़ेगा ना, तभी तो आप उसको समझ पाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। यानी कि उत्पादन बच्चों ना क्या होता है, उत्पादन से ना आप एक वस्तु का निर्माण करते हो, ठीक है, जो आपके लिए ना उपयोगी हो, ठीक है। कैसे, यानी कि कच्चे माल कच्चे माल या संसाधनों का उपयोग करके उपयोगिता वाली नई इकाई, नई वस्तुएं या सेवाएं तैयार करना क्या होता है बच्चों, उत्पादन कहलाता है। यानी कि बच्चों आप सीधा सिंपल ये बोल सकते हो ना, कच्चे माल से ना अंतिम वस्तुओं का निर्माण करना, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं या हम उनका उपयोग कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो उत्पादन कहलाएगा, ठीक है। अब उत्पादन के अंदर ना बच्चों कुछ कारण होते हैं, कारक होते हैं, वो कौन कौन से अगर होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे बच्चों, ठीक है। यानी कि जब आप उत्पादन पढ़ते हो ना, तो इसको आप कैसे पढ़ते हो, उत्पादन के अंदर ना बच्चों आप क्या पढ़ते हो, यानी कि कच्चे माल से ना, कच्चे माल से क्या करते हो आप, उपभोग के लिए वस्तुओं को तैयार करते हो, तैयार करते हो। यानी उत्पादन के अंदर आप क्या करते हो, कच्चे माल के लिए ना वस्तुओं को क्या करते हो, तैयार करते हो। लेकिन बच्चों जब आप वस्तुओं को तैयार करते हो ना, तो उसके लिए आपको कुछ साधन जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से साधन, आओ हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जो बच्चों में साधन की जरूरत पड़ती है ना, वो कौन से हैं, हमें अगर प्रोडक्शन करना है ना बच्चों एक जगह पे, तो हमें क्या चाहिए होगी, हमें भूमि चाहिए होगी ना। तो पहला जो बच्चों साधन होता है वो कौन सा होता है, भूमि। अब हमारे पास भूमि तो हो गई, लेकिन हमें वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो उसके लिए हमें मजदूर चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होगी। तो पहले दूसरा बच्चों क्या होगा, मजदूर, ठीक है। और बच्चों इसी प्रकार हमें उत्पादन करना है, ठीक है।
मजदूर भी हो गई, भूमि भी हो गई हमारे पास पूंजी भी तो होनी चाहिए, जिसको हम क्या करेंगे, उत्पादन के अंदर लगाएंगे। तो बच्चों जो उत्पादन के अंदर हम लगाएंगे ना, तो उत्पादन के एक साधन के अंदर ना बच्चों पूंजी को भी शामिल किया जाता है। किसको? पूंजी को। ठीक है, इसके अंदर बच्चों पूंजी को भी शामिल किया जाता है। अब एक और भी जो साधन है बच्चों वो शामिल होगा, वो होता है उद्यमी। यानी कि जो इस उत्पादन को चालू करने के लिए ना बच्चों रिस्क लेने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं उद्यमी। यानी ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों हमें क्या चाहिए होगा? हमें तकनीक चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी बच्चों? तकनीक। हमें तकनीक भी चाहिए होगी उत्पादन करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, जब हम उत्पादन करते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं, कच्चे माल से ना उपभोग के लिए वस्तु को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, जिसका बच्चों हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। हम अपने जरूरत के अकॉर्डिंग उसका क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करते हैं। लेकिन बच्चों जब हम कोई वस्तु है उसको उत्पादन करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ साधन चाहिए होते हैं। ठीक है, इनके बारे में बच्चों हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो साधन कौन से? वो बच्चों है भूमि, ठीक है, लेबर है, पूंजी है और उद्यमी है। यानी जो क्या करेगा ना, जो उस उत्पादन को ना करने का रिस्क लेगा, उसको कहते हैं बच्चों उद्यमी। फिर है तकनीक, यानी कुछ तकनीक भी तो चाहिए ना, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं का ना उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे जो उद्यम, जो हमारा उत्पादन है, इसके अंदर बच्चों दो वस्तुएं देखने को मिलेगी। एक देखने को मिलेगी आगत, और एक देखने को मिलेगी बच्चों निर्गत। ठीक है, अब मुझे पता है बच्चों को समझ में नहीं आया होगा ये आगत और ये निर्गत क्या है। अब मैं आपको इंग्लिश में बताऊं ना, तब आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगत का मतलब बच्चों क्या होता है, इनपुट। और निर्गत का मतलब क्या होता है बच्चों, आउटपुट, इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, जब आप क्या करते हो ना, आटा है आपके पास, ठीक है, बताओ एग्जाम्पल कौन सा लूं आपके लिए, कौन सा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ये बताओ। आटा ले लूं या फिर चीनी का ले लूं? ठीक है, चलो चीनी की बात कर लेते। ठीक है, तो बच्चों जो गन्ना है ना, गन्ना, इससे आप क्या करते हो, चीनी बनाते हो। गन्ने से क्या बनाते हो, चीनी बनाते हो। क्या बनाते हो बच्चों, गन्ने से चीनी बनाते हो। तब आप गन्ने से अगर चीनी बनाते हो ना, तो ये गन्ना क्या हो गया बच्चों, ये गन्ना तो इनपुट हो गया। ठीक है, और जो चीनी बनी है ना बच्चों, ये क्या हो गई, आउटपुट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई बच्चों, आउटपुट। यानी गन्ने से तो हमने क्या बनाई, चीनी। तो ये किस प्रकार की वस्तु हो गई, ये बच्चों कैसी हो गई, इनपुट। लेकिन इससे हमने निर्माण क्या किया, इससे हमने चीनी का निर्माण किया है, यानी चीनी का गन्ने से क्या किया, उत्पादन किया है। तो ये कैसी वस्तु हो गई बच्चों, ये हो गई हमारी आउटपुट वस्तु। तो बच्चों यहां पे ना आपको ना क्या, जो हमारा उत्पादन है ना कैसे होता है, उसके अंदर कौन से साधन हमें देखने को मिलते हैं, इतना आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि उत्पादन क्या होता है, यानी कच्चे माल या संसाधनों का ना उपयोग करके उपयोगिता वाली नई वस्तुएं एवं सेवाएं तैयार करना ही उत्पादन कहलाता है। यानी कच्चे माल से ना, गन्ना था उससे आपने चीनी बना ली, आटा है, आटे से आप ब्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये कच्चे माल से ना आप उपभोग के लिए वस्तुएं बना रहे हो। ये क्या होता है बच्चों, उत्पादन होता है। ठीक है,
अब एक अर्थशास्त्री है, ठीक है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन को दिया है, ठीक है, वो क्या बताते हैं अपनी डेफिनेशन के अंदर उत्पादन के बारे में, ठीक है, उसके बारे में बच्चों हम जानेंगे, ठीक है। यानी कि इनका नाम बच्चों है ना प्रोफेसर, यानी प्रो का मतलब बच्चों प्रोफेसर फेयर चाइल्ड के अनुसार, यानी इनका जो नाम है वो प्रोफेसर फेयर चाइल्ड है। इनके अनुसार क्या है ना बच्चों, उपयोगिता का सृजन या वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। यानी कि बच्चों जो हमारा उपयोगिता है ना, जिस वस्तु की हमें उपयोगिता है उसका निर्माण करना ही क्या कहलाता है बच्चों, उत्पादन कहलाता है, ठीक है। मान लो अगर ब्रेड निर्माण हो रही है ना, तो वो क्या कर रही है, जो मेरी उपयोगिता है ना उसको बढ़ा रही है, उसका सृजन कर रही है, तो ये क्या होगा ना बच्चों मेरे लिए, ये मेरे लिए बच्चों क्या होगा, उत्पादन होगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। यानी जो किसान है ना बच्चों, वो खेती कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन इसके लिए ना बच्चों वो क्या करेगा, उसे भूमि चाहिए, उसे पूंजी भी चाहिए, खेत में काम करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, लेबर भी चाहिए। और अगर मान लो फसल खराब हो रही है तो वो रिस्क कौन लेने का काम कर रहा है बच्चों, तो किसान कर रहा है, यानी कि उद्यमी कर रहा है, ठीक है। तो इन सब साधनों का ना प्रयोग करके जो किसान है वो क्या कर रहा है, फसल का उत्पादन कर रहा है बच्चों, ठीक है। जब वो फसल का उत्पादन कर रहा है ना, तो ये क्या हुआ बच्चों, इसी को तो हम ना उत्पादन कहेंगे, ठीक है। यानी कि अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यानी जो किसान है ना वो क्या कर रहा है, भूमि भूमि फसल उगाएगा तो उसके लिए क्या चाहिए, बीज चाहिए। अब सिंचाई भी तो करेगा तो पानी चाहिए। और श्रम, यानी जो खेतों में काम करने के लिए श्रम का प्रयोग करके क्या करेगा बच्चों, गेहूं पैदा करना, ये क्या हुआ बच्चों, ये उत्पादन हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों, देखो कि उत्पादन के ना साधन कौन से हैं उसके बारे में बच्चों हम जानेंगे, ठीक है। उत्पादन का जो बच्चों क्या है साधन, इसके अंदर पहला जो साधन है बच्चों भूमि, मैंने आपको बताया, फिर पूंजी, फिर लेबर, फिर उद्यमी और फिर तकनीक। अगर बच्चों जो भूमि है ना, इसको क्या मिलता है, अगर इसका हम उत्पादन के अंदर प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मेरी भूमि थी, मेरी जमीन थी, मैंने किसी को दे दी उत्पादन करने के लिए, तो वो मुझे वापस क्या देगा, किराया देगा ना बच्चों। तो भूमि को क्या मिलता है, किराया। आप अगर किराए पे रह रहे हो ना, जो मकान मालिक है, आप उसको क्या कर रहे हो, किराया दे रहे हो ना वहां पे रहने का, ठीक है। तो भूमि के बदले क्या मिलता है बच्चों, किराया मिलता है। पूंजी के बदले क्या मिलता है, पूंजी के बदले बच्चों ब्याज मिलता है। कैसे, इस पे बात करते हैं। यानी कि बच्चों जब आप कोई उत्पादन कर रहा है, ठीक है, कोई उत्पादन व्यक्ति कर रहा है लेकिन वो उसको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप उसको पैसा दे रहे हो, लेकिन आप क्या बोल रहे हो ना, मैं इस पे ब्याज लूंगा, यानी 1-2% आप ब्याज लगा सकते हो, तो आप उस पे क्या ले रहे हो, पूंजी पे आप ब्याज लेने का काम कर रहे हो, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, ब्याज। जो लेबर लगी है उसको क्या मिलेगा बच्चों, उसको अपनी क्या मिलेगी, श्रम को क्या मिलेगी, लेबर को। लेबर जो बच्चों काम करेगी ना उत्पादन के अंदर, उसको क्या मिलेगा बच्चों, मजदूरी मिलेगी। क्या मिलेगी, मजदूरी। यानी जो भी लेबर लग रही है ना, उसको क्या मिलेगी यहाँ पे, उसको बच्चों मजदूरी मिलेगी, ठीक है। अब भाई लेबर है, अब मैं कोई लेबर हायर करता हूं अपने काम के लिए, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी, तभी तो वो मेरे लिए काम करेगी, फ्री में तो करेगी नहीं, ठीक है। अब बच्चों जो उद्यमी होता है ना यहाँ पे, इसको क्या प्रॉफिट होता है, इस पे बात करते हैं। यानी बच्चों जो उद्यमी है ना, इसको क्या होता है, इसको बच्चों लाभ मिलता है, क्योंकि यही तो प्रोडक्शन कर रहा है ना। जो उद्यमी है ना बच्चों, यही क्या कर रहा है, यही वस्तु का उत्पादन कर रहा है। यानी कि जितना भी रिस्क है ना बच्चों, वो ये ले रहा है। अगर उत्पादन खराब हो, जैसे इसने कृषि करी लेकिन कृषि खराब हो गई या वो बिकी नहीं मार्केट के अंदर, तो क्या बच्चों, ये सब किसका रिस्क है, उद्यमी का। और अगर बिक गई, ठीक है, और प्रॉफिट हो गया, तो बच्चों जो प्रॉफिट होगा ना, लाभ, वो इसको मिलेगा, ठीक है।
वो तकनीक के अंदर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तकनीक खरीद सकते हैं आजकल, ठीक है। तो इसका तो वही है, सिंपल सा बात, ठीक है। अब ये आपको जो उत्पादन के साधन है या आगत इनपुट्स, जिनके माध्यम से क्या होता है बच्चों, हम किसी वस्तु का निर्माण कर पाते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। आशा करता हूं ये आपको ना काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कि निर्गत यानी आउटपुट क्या होता है। ये रिवीजन चल रहा है आपका, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको स्लाइड पे लिख के, ठीक है। ये आपका बस रिवीजन चल रहा है इस क्लास में आपका, आप पढ़ोगे साथ में रिवीजन भी होगा आपका, ठीक है। यानी कि उत्पादन के साधनों का उपयोग करने के बाद प्राप्त होने वाली वस्तु या सेवा को निर्गत कहते हैं। निर्गत, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, उत्पादन के साधनों का उपयोग करने के बाद, यानी उत्पादन के साधन मान लेता हूं मैं आटा है, ठीक है। आटे से मैं क्या बनाऊंगा बच्चों, ब्रेड बनाऊंगा, ठीक है। क्या बनाऊंगा, ब्रेड बनाऊंगा मान लो, ठीक है। जब मैं आटे से ना बच्चों ब्रेड बना रहा हूं, तो ये क्या हुआ ना, जो आटा हुआ, ये बच्चों यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये आपको बच्चों देखने को मिलेगा इनपुट, ठीक है, इनपुट। लेकिन बच्चों आटे से जो ब्रेड निर्माण हो रही है, ये क्या है, ये आउटपुट है। ये क्या है बच्चों, ये आउटपुट है, ठीक है। यानी उत्पादन के साधनों का उपयोग करने के बाद प्राप्त होने वाली वस्तु या सेवा को निर्गत कहते हैं। यानी आटा से हमें क्या प्राप्त हुआ, आटा से हमने क्या बच्चों ब्रेड बनाई, तो ब्रेड क्या है, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, गेहूं है ना, गेहूं से हम क्या कर रहे हैं, गेहूं से बच्चों हम क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं। गेहूं से क्या बनाएंगे, आटा बनाएंगे। तो ये आटा है, ये क्या होगा बच्चों, ये क्या करेगा, ये भी तो काम कर रहा है। गेहूं क्या हमारा आउटपुट, इनपुट है, और आटा हमारा क्या है, आउटपुट है, ठीक है बच्चों। अब मैं आशा करता हूं कि जो आपको आउटपुट वाला पॉइंट है ना, ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों कारक लागत क्या होती है, और इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कारक लागत और बाजार लागत, ठीक है। उसके बारे में बच्चों हम जानेंगे, ठीक है। कारक लागत क्या होते हैं, आप मान लो उत्पादन कर रहे हो, ठीक है। उत्पादन के अंदर आपने जो साधन यूज करे हैं, ठीक है, तो उन्हें तो उनका तो भुगतान करोगे ना आप, जब आप अपने प्रोडक्शन के दौरान कुछ चीजों का आपने उपयोग किया, तो उसके लिए क्या आप अगर लेबर यूज करिए तो आप उसको वेतन दोगे, अगर आपने किसी से भूमि ली हुई है तो आप उसको किराया दोगे, और जब आपने किसी से पूंजी ली है उधार तो आप उसको क्या करोगे, ब्याज दोगे, ठीक है। ये जो चीजें है ना, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, इनका यूज कर रहे हो, इनकी लागत जो होती है ना, जिसको देते हो, जिससे आपने ली है, तो ये बच्चों क्या कहलाती है आपकी, ये बच्चों आपकी कहलाती है कारक लागत, ठीक है। ये क्या कहलाती है, ये कारक लागत कहलाती है, ठीक है। एक बार रीड करके देख लेते हैं क्या है। यानी किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में क्या कर रहे हो आप, जो भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यमी का उपयोग किया जाता है। यानी आप जब किसी वस्तु या कोई सेवा का उत्पादन करोगे ना, तो आपको जो जरूरत पड़ेगी ना, वो किस किस की पड़ेगी, पूंजी की पड़ेगी, भूमि की पड़ेगी, लेबर की पड़ेगी, और उद्यमी का आप क्या करते हो, उपयोग किया जाता है। इन उत्पादन के साधनों को उनकी सेवा के बदले दिए जाने वाले कुल भुगतान को कारक लागत कहते हैं। यानी जो क्या है आपके, ये आपके क्या उत्पादन के साधन है, इनके लिए आप क्या करोगे, इनको कुल इनका तो भुगतान तो करोगे, ये जो आप यूज कर रहे हो ना, इसको आप भुगतान तो करोगे। जब आप भुगतान करोगे, ठीक है, जब आप भुगतान करोगे, ठीक है, तब क्या करोगे, वही तो आपको कारक लागत होगी। जैसे आपने भूमि उपयोग करी, तो इसको क्या दिया है, किराया दिया है, किराया दिया, ठीक है। और इसी प्रकार बच्चों जब आपने जो हमारा लेबर था, ठीक है, उसको हायर किया काम करने के लिए, तो आप उसको क्या दोगे, उसको मजदूरी दोगे,
ठीक है। और इसी प्रकार बच्चों जब आपने किसी से पूंजी ली है ना उत्पादन करने के लिए, तो आप क्या करोगे ना, उसको ब्याज दोगे, ठीक है। और उद्यमी जो है जिसने किया उसको क्या मिलेगा बच्चों, लाभ मिलेगा। तो ये जो वस्तुएं आपने यूज करी इनको क्या दे रहे हो आप, इनको लागत दे रहे हो ना, इनकी इन्होंने जो सेवाएं दी उसका क्या कर रहे हो आप, उसकी कीमत दे रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, यही कारक लागत कहलाएगा, ठीक है। अब कारक लागत का ना बच्चों एक फॉर्मूला होता है निकालने का, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वो क्या है, यानी कि कारक लागत जो है ना बच्चों वो क्या है, वो किराया है, मजदूरी है और ब्याज लाभ। इसको अगर हम प्लस कर देते ना बच्चों तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा बच्चों कारक लागत निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या देखें, बाजार मूल्य देखेंगे, यानी मार्केट प्राइस क्या होगी बच्चों। अब मान लो आपने उत्पादन कर लिया, आपने क्या कर लिया, हम सिंपल स्लाइड प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। बाजार लागत, एक मिनट बच्चों आपको बताओ, अच्छा बाजार मूल्य है, ओके मिनट, बाजार मूल्य, यानी कि बच्चों बाजार मूल्य क्या होगा, यानी कि बच्चों जब आप किसी वस्तु को ना बाजार में जिस मूल्य पर बेचते हो ना, कोई वस्तु है जिसका आपने निर्माण किया है और उस वस्तु को ना आप बाजार के अंदर जिस कीमत पर बेचते हो ना बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को बच्चों बाजार मूल्य कहा जाता है। मतलब यानी जिस वस्तु का आपने उत्पादन किया है, ठीक, उसको क्या, वस्तु को बाजार कीमत पर बेचना, बाजार कीमत पर बेचना, पर बेचना। अगर आप बच्चों कोई वस्तु आपने उत्पादन करी है और उसको क्या कर रहे हो, बाजार की जो कीमत है उस पर बेचने का काम मूल्य है, ठीक है। अब जब आप बाजार मूल्य निकालोगे ना बच्चों, इसके साथ क्या क्या आपको, इसके अंदर जब आप निकालोगे तो आपको क्या कारक लागत देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने कुछ सेवाएं उत्पादन करने के लिए ली थी जिनका आपने क्या किया, भुगतान किया। तो इसका जब निकालोगे ना इसके अंदर कारक लागत तो शामिल होगी इसके साथ साथ, यानी कि कारक लागत जो है क्या है वो बच्चों, वो शामिल होगी, ठीक है। जब आप वस्तु को मार्केट के अंदर बेचोगे ना तो उस पर टैक्स भी तो लगता है। टैक्स कैसा लगेगा, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर लगेगा, इस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा बच्चों, ठीक है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है ना बच्चों जिसको आप क्या कर सकते हो ना, दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना बच्चों, ये ज्यादातर इसका जो प्रभाव पड़ता है ना उपभोक्ता पर पड़ता है इसका बच्चों प्रभाव, ठीक है। अब ये जो उत्पादन कर रहा है, ठीक है, इसने वस्तुओं पर टैक्स लग गया, इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये टैक्स का क्या करेगा ना बच्चों, जो हमारे दुकानदार होते हैं ये टैक्स क्या करेंगे, इस पर हस्तांतरित कर देगा, ठीक है। और ये जो दुकानदार है बच्चों ये क्या करेंगे, ये उपभोक्ता पर हस्तांतरित कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना बच्चों वो क्या होगा, उसका जो प्रभाव पड़ेगा ना वो उपभोक्ता पर पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब जब आपने बाजार वस्तु निर्माण कर ली, उसको बाजार कीमत पर बेचा, तो सरकार क्या करेगी बच्चों, उसके ऊपर ना क्या करेगी, उसके ऊपर बच्चों अप्रत्यक्ष कर लगाएगी, ठीक है। अब कर लगाएगी तो वो वस्तु क्या होगी बच्चों, महंगी दे मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि उस पर सरकार ने क्या किया बच्चों, कुछ टैक्स लगाया है, ठीक है। जब वस्तु पे टैक्स लग गया, ठीक है, अब मुझे निकालना है बाजार मूल्य। अगर मान लो बच्चों सरकार टैक्स लगाती है ना, तो जब आप कोई सामान लेने जाते हो ना तो कभी कभी ये क्या होता है बच्चों, सब्सिडी भी देती है आपको सरकार, क्या देती है, सब्सिडी। जो सब्सिडी देती है ना बच्चों, ये हमें ना, जो सरकार हमें सब्सिडी देती है ना, उस सब्सिडी के बदले ना हम सरकार को कुछ नहीं देते, ठीक, हम सरकार को कुछ नहीं देते।
अब पहले जो गैस सिलेंडर थे हमारे पास, उन पे सब्सिडी मिलती थी हमें। अगर वो 1000 रुपए का सिलेंडर है, हम 1000 रुपए दे देते थे, लेकिन कुछ सब्सिडी जो होती थी ना बच्चों, वो क्या होती थी, हमारे बैंक अकाउंट में आ जाती थी, लेकिन इस टाइम वो भी बंद है। ठीक है, इस टाइम वो भी बंद है। ठीक है, अब जब वो सब्सिडी है ना, तो वो क्या होगी बच्चों, वो सरकार वापस करती है ना, सब्सिडी कुछ देती है वस्तुओं पर, तो इसका जो बाजार मूल्य है ना, इसको निकालने का बच्चों क्या फॉर्मूला होगा, जो बाजार मूल्य आप निकालोगे ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बाजार मूल्य। इसको निकालने का बच्चों कारक लागत, और कारक लागत को बच्चों इंग्लिश में क्या होते हैं, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फिर इसके अंदर आप क्या करोगे, अप्रत्यक्ष कर ऐड करोगे, अप्रत्यक्ष कर, और इसके अंदर बच्चों आप माइनस करोगे सब्सिडी को, जो सरकार हमें देती है, जिसके बदले हम क्या करते हैं बच्चों, सरकार को कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अंदर से क्या माइनस करोगे बच्चों, सब्सिडी करोगे। ठीक है, तो ये जो बच्चों क्या है, ये बाजार मूल्य निकालने का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, अपना रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि पीपीटी क्या बताती है, इसके अंदर क्या लिखा है, आपको लिखना भी तो पड़ेगा ना एग्जाम में। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु या सेवा को बाजार में जिस कीमत पर बेचा जाता है, उसे बाजार मूल्य कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु या सेवा जिसको ना बाजार, जिसको बाजार कीमत पर, यानी कि जिस कीमत पर बाजार में बेचा जाता है, कोई कीमत है, उसको वस्तु या सेवा को क्या करा जाएगा बच्चों, बाजार के अंदर बेचा जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बच्चों बाजार मूल्य कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें कारक लागत के साथ साथ सरकार द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष जो कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना बच्चों, वो क्या होगा, वो जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा जाता है, और दी गई सब्सिडी क्या होती है बच्चों, घटाई जाती है। यानी जब आप कोई कच्चा माल लेने जाते हो ना, तो क्या होता है ना, कभी कभार सरकार उस पर ना सब्सिडी देती है। अब जब आप खेती करते हो ना, जो यूरिया आता है, यूरिया जो खेत में डालने के लिए आता है ना, उस पे क्या करती है बच्चों, जो सरकार है ना, वो सब्सिडी देने का काम करती है। आप तो बाजार कीमत से खरीद के लाए, लेकिन सरकार क्या कर रही है ना, उस पे कुछ सब्सिडी आपके खाते में पैसा वापस डाल दे रही है। ठीक है, तो आप अगर उसको भी जोड़ लोगे, तो बाजार जो मूल्य वो तो गलत निकल जाएगा ना, उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। इसलिए बच्चों क्या होता है, जो सरकार द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष जो कर है ना बच्चों, वो जोड़ा जाता है। ठीक है, और दी गई जो सब्सिडी है ना, घटाई जाती है। ये बच्चों इसका फॉर्मूला है, बाजार मूल्य यानी कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर और माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब बच्चों हम बात करेंगे जो कीमत और पूर्ति में क्या अच्छा बच्चों, प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्या होता है बच्चों, कीमत और पूर्ति के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रत्यक्ष संबंध हमें देखने को मिलता है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है ना, तो उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी। ठीक बच्चों, कैसे, मान लो बच्चों एक वस्तु है, ठीक है, उसकी डिमांड खूब ज्यादा हो रही है। अब डिमांड ज्यादा हो रही है तो कीमत तो बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो जो वस्तु है ना, उसका उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, मैं बताता हूं। मैं एक उत्पादक हूं, ठीक है, मैं किसी वस्तु का ना निर्माण कर रहा हूं। अब मैं वस्तु का क्या कर रहा हूं बच्चों, निर्माण कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं ना बाजार में क्या है, इसकी लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अब इसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने साथ कुछ और लेबर लगानी पड़ेगी, जिससे कि मैं इसका ना प्रोडक्शन और अधिक कर सकूं। तो प्रोडक्शन करने के लिए ना मुझे कुछ तकनीक भी लेनी पड़ेगी। तो उस पर क्या करूंगा, मैं खर्च करूंगा, तो वो वस्तु जो होगी, अब मैं उसको कीमत अधिक पे बेचूंगा। ठीक है, जब मैं अधिक कीमत पे बेचूंगा ना, अब वस्तु है उसकी डिमांड तो होगी, तो भाई उसकी जो कीमत भी बढ़ेगी तो पूर्ति भी साथ में बढ़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों उत्पादन और पूर्ति में भी प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब मान लो कि अब उत्पादन बढ़ेगा तो किसी वस्तु का, तो उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी। ऐसी तो बात नहीं है कि पूर्ति नहीं बढ़ेगी उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के अकॉर्डिंग तो पूर्ति होती ना। अब कई लोग ये भी होते हैं कि जिस अकॉर्डिंग सप्लाई चल रही होती है वस्तु की, उसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं,
वो प्रोडक्शन भी करते हैं, यानी इसके अंदर भी बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी उत्पादन और पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है और कीमत और पूर्ति में भी क्या होता है बच्चों, प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बच्चों उत्पादन फलन क्या होता है। ठीक है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, और इसका बच्चों एक फॉर्मूला आप बोल सकते हो ये। ठीक है, ये क्या बच्चों बताता है हमें, जैसे जैसे ना हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन के साधनों में ना क्या कर रहे हैं, अलग अलग मात्राओं, यानी कि उत्पादन के साधनों की अलग अलग मात्राओं से किसी वस्तु का अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है, इसे बताने वाले संबंध को क्या कहते हैं बच्चों, उत्पादन फलन कहते हैं। यानी कि बच्चों जब हम उत्पादन कर रहे होते ना, क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो हम प्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं बच्चों, कुछ साधन इस्तेमाल करते हैं, जैसे भूमि हो गई, पूंजी हो गई, लेबर हो गई। ठीक है, इनका क्या कर रहे थे, ये साधन है, इनका हम उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, उत्पादन जब कर रहे हैं ना, उसमें संसाधन जो होते हैं, साधन होते हैं, उनकी अलग अलग मात्राओं का क्या कर रहे हैं बच्चों, अलग अलग मात्राओं से किसी वस्तु का अधिकतम उत्पादन। अब जब उत्पादन कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम जो साधन है उसकी अलग अलग मात्रा क्या कर रहे हैं बच्चों, लगा रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, किसी वस्तु का ना, अब हम जब लगा रहे हैं अलग अलग मात्रा, किसी वस्तु का अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है, ये क्या बताता है बच्चों, वस्तु की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के बीच बच्चों संबंध बताने का काम कौन करता है बच्चों, उत्पादन फलन करता है। ठीक है, यानी कि उत्पादन के साधनों की मात्रा और किसी वस्तु का जो अधिकतम कितना उत्पादन किया जाता है, कितनी मात्रा उत्पादन की जाती है, इसके बीच बच्चों कौन संबंध बताने का काम करता है, कौन बच्चों करता है, उत्पादन फलन। अब इसको एक ब्लैंक स्लाइड पे देख लेते हैं कि क्या है आखिरकार। ठीक है, उत्पादन फलन, यानी बच्चों जो फलन है ना, ये क्या है, ये चर है, ये क्या बच्चों, चर है। ठीक है, अब उत्पादन फलन यानी कि बच्चों हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन के लिए ना, उत्पादन के लिए अलग अलग साधन की मात्रा प्रयोग कर रहे हैं, मात्रा। ठीक है, अब तो इससे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जब उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए जो साधन है हमारे, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अलग अलग मात्रा प्रयोग कर रहे हैं, और इस मात्रा से ना जो वस्तु की कितनी अधिकतम मात्रा है, यानी कि वस्तु की कितनी अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा उत्पादित की जा रही है, ये क्या बताता है बच्चों, ये इन दोनों के बीच ना क्या करता है, संबंध बताने का काम करता है। कौन बच्चों, उत्पादन फलन। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों इसका ना एक फॉर्मूला है, वो क्या है। ठीक है, ये बच्चों इसका फॉर्मूला है, काफी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, यानी जो बच्चों यहाँ पे क्यू है ना, क्यू, ये क्या बच्चों आउटपुट को दिखाने का काम करता है, यानी उत्पादन कितना हुआ ना, इसको दिखाने का काम करता है। ठीक है बच्चों, और जो एफ है, ये क्या बच्चों, फलनात्मक संबंध, यानी कि मैंने आपको साधन की जो मात्रा और उत्पादन की अधिकतम कितनी मात्रा, इन दोनों के बीच संबंध जो दिखाने का काम करता है बच्चों, वो कौन करता है, एफ। ठीक है, फिर बच्चों सर्म यानी लेबर, एल का मतलब होता है लेबर, के मतलब बच्चों कैपिटल यानी पूंजी। ठीक है, अब सर आप ये भी बोल सकते हो कि के, सर कैपिटल में तो सी आता है, तो जो वहां पे जो के का मतलब है ना पूंजी है। ठीक है, आप वर्ड से रिलेट मत करना, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, फिर बच्चों जो एन का मतलब क्या है, भूमि या प्राकृतिक संसाधन। जो एन है बच्चों, इसका मतलब क्या है, आप बोल सकते हो कि
जो नेचुरली रिसोर्सेस होते हैं ना वो, या फिर जो लैंड भी तो क्या है बच्चों, जो भूमि है ये भी क्या है, ये भी तो नेचुरली संसाधन है ना। ठीक है। फिर बच्चों जो ई है ये क्या है बच्चों, इसका अर्थ क्या है, मतलब उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। ये बच्चों मैंने आपको ये जो शब्द हैं फॉर्मूले के, ठीक है, उनको क्या क्या कहते हैं इसके बारे में बच्चों हमने काफी अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। और साथ में मैंने ये भी बता दिया कि जो उत्पादन फलन है वो क्या होता है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे बच्चों, ये उत्पादन फलन है ना, इसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं। वो क्या मान्यताएं हैं, ठीक है, उसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। ठीक है। जब मात्रा देखी जाती है, हम उत्पादन के अंदर जो संसाधन, जो साधन यूज कर रहे हैं, उससे उत्पादन होने वाली अधिकतम वस्तु की जो मात्रा है उसके बीच क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, संबंध देखने की कोशिश करते हैं। उसी को बच्चों क्या कहते हैं, उत्पादन फलन। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं, तभी जो उत्पादन फलन है ना वो वर्क कर सकता है, यानी कार्य कर सकता है। तो वो क्या मान्यताएं, इसके बारे में बच्चों जानेंगे। ठीक है। यानी तकनीक क्या होती है बच्चों, इसके अंदर स्थिर रहती है, यानी उत्पादन के दौरान जो मशीनें लगी होती है ना, औजार होते हैं, और उत्पादन की विधि में कोई बदलाव नहीं होता। यानी कि बच्चों जो इस विधि से ना उत्पादन किया जा रहा है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। जो उसके अंदर औजार लगे हैं, मशीनें लगी हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का ना बच्चों बदलाव नहीं किया जाता है। ठीक है। फिर संसाधनों का कुशलतम उपयोग, यानी कुशल उपयोग। जो बच्चों आपके जो साधन लगे हैं, साधन, उनका क्या होता है बच्चों, कुशल उपयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कि उपलब्ध उत्पादन साधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाता है और कोई साधन बेकार नहीं रहता। यानी जितने आपने साधन लगा रखे हैं, ठीक है, उनका सही तरीके से प्रयोग किया जाता है ताकि हम क्या कर सके, उत्पादन को अधिकतम कर सके। ठीक है। और इसके अंदर कोई भी साधन ना बच्चों बेकार नहीं किया जाता। ठीक है। फिर है अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर होता है, यानी संसाधनों के प्रत्येक मेल से जो साधन लगा रखे हैं, यानी जो साधन लगा रखे हैं उनके प्रत्येक मेल से, ठीक है, क्या होता है, जितना अधिक उत्पादन संभव होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, वो उत्पादन फलन उसी मात्रा को दर्शाता है। यानी जो हमने साधन लगा रखे हैं, ठीक है, हम मैं किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा हूं तो मैंने कुछ साधन लगा रखे हैं। ठीक है। साधन के तौर पे मशीन वगैरह लगा रखी है, लेबर लगा रखे हैं, भूमि लगा रखी है, कैपिटल लगा रखी है। ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, इनके मेल से ना जितना अधिक क्या होता है बच्चों, जो मैंने आपको ये भी साधन बताया, ये क्या करते हैं, आपस में मिलकर तो काम करेंगे ना। अब एक साधन दूसरे से अलग हटके तो काम नहीं कर पाएगा। मैं लेबर तो लगा दे रहा हूं, मशीन है नहीं, तो ये कैसे आपस में मिलाप बनेगा। ठीक है। यानी कि बच्चों जब मैं ये जो साधन है हमारा, भूमि हो गई, पूंजी हो गई, लेबर हो गई, ठीक है, मशीनें हो गई, ये जो साधन है ना इनके मेल से जितना क्या होता है अधिकतम उत्पादन संभव होता है, हम इससे इसको मिलाकर ना जितना अधिकतम क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, उसी को उत्पादन फलन की जो है ना, उत्पादन फलन उसी मात्रा को क्या करता है बच्चों, दर्शाने का काम करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों उत्पादन जो फलन है ना, इसके दो प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है। पहला जो बच्चों प्रकार है वो क्या है, वो अल्पकालीन उत्पादन फलन है। क्या है बच्चों, अल्पकालीन उत्पादन फलन है। अल्पकालीन सोचो, अल्पकालीन से आपको क्या लगता है, थोड़े समय के लिए, कम समय के लिए, सही सोच रहे हो, सही जा रहे हो, यानी कि शॉर्ट रन पोजीशन फंक्शन। ठीक है। अब दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। यानी जो जो अल्पकालीन ना ये कम समय के लिए होता है, मान लो 1 साल 6 महीने ऐसे होता है। लेकिन बच्चों ये दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन होता है ये 5 साल तक भी हो सकता है, 10 साल तक, 6 साल तक ऐसे होता है बच्चों। ठीक है। अब जो उत्पादन फलन के बच्चों ये दो प्रकार हैं। ठीक है। इसके बारे में बच्चों हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है।
इसके अंदर बच्चों जो हम अल्पकालीन उत्पादन फलन पढ़ते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है बच्चों, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी बच्चों जो अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन क्या होते हैं बच्चों, स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। यानी बच्चों जब हम अल्पकाल के लिए किसी वस्तु का ना उत्पादन करते हैं तो उसके अंदर कुछ जो साधन होते हैं ना वो स्थिर होंगे, लेकिन बच्चों जो कुछ साधन होंगे ना वो परिवर्तनशील होंगे, ठीक है। फर्म जो होता है बच्चों स्थिर साधनों में, यानी जो फर्म होती है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्थिर साधन देखने को मिलेंगे और कुछ बच्चों कैसे साधन देखने को मिले, परिवर्तनशील साधन देखने को आपको मिलेंगे। यानी फर्म के अंदर क्या होता है बच्चों, स्थिर साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकती, इसलिए केवल परिवर्ती साधनों की मात्रा बढ़ाकर ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यानी बच्चों स्थिर साधन कौन से होंगे, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, आप मेरे को ये बताओ, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास स्थिर साधन कौन से होंगे, जल्दी बताओ, कमेंट करो, ठीक है। तो बच्चों स्थिर जो साधन होंगे ना वो कौन से होंगे, बताओ बताओ। यानी कि बच्चों जो स्थिर साधन होंगे, आप प्रोडक्शन करोगे तो जो भूमि होगी ना वो कैसी होगी, स्थिर साधन होगी। जो आपने मशीनें लगा रखी वो कैसी होंगी, स्थिर साधन होगी। जो लेबर कैसी है बच्चों, ये अस्थिर साधन होगी। यानी लेबर को क्या आप क्या कर सकते हो, ये घटा बढ़ा सकते हो, यानी कि ये लेबर जो है ना वो परिवर्तनशील साधन आपको देखने को मिलेगी बच्चों, ठीक है। यानी कि जो आपने स्थिर साधन की मात्रा में क्या कर सकते हो, आप वृद्धि नहीं कर सकते हो इसके अंदर, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर। इसलिए केवल जो परिवर्ती साधन है ना उनकी मात्रा बढ़ाकर ही क्या कर सकते हो, आप उत्पादन बढ़ा सकते हो, ठीक है। यानी कि बच्चों जो आप अगर उत्पादन ज्यादा कर रहे हो, आपके पास भूमि तो लिमिट है और उसके अंदर जो आपने मशीनें लगा रखी वो भी लिमिट है, लेकिन आप क्या कर सकते हो ना, कुछ अधिक लेबर को रखकर ना उस काम को, उस प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब इसे ही अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। यानी जो बच्चों अभी मैंने आपको बताया इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बच्चों उत्पादन फलन, ठीक है। इसके अंतर्गत परिवर्ती अनुपात के नियम का अध्ययन किया जाता है। ये परिवर्ती अनुपात नियम क्या है ना बच्चों, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर के अंदर करेंगे, आज ही करेंगे, ठीक है, आगे करेंगे। अब बच्चों दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, इसके बारे में बच्चों का, दीर्घकाल का मतलब क्या है, लंबी अवधि होती है। यानी दीर्घकाल जो समय है ना ये क्या है, इसकी एक लंबी अवधि होती है, ठीक है। इसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। यानी इसके अंदर उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। कैसे, अब आप ना लॉन्ग टाइम के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। अब धीरे धीरे जब आपने स्टार्ट किया था तो प्रोडक्शन का स्तर क्या था, छोटा था, तो आप एक छोटी जमीन पे काम कर रहे थे, लेकिन आपका धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ता जा गया, तो आप क्या करोगे, जो साधन लगा रखे उनकी मात्रा भी तो बढ़ाओगे ना स्थिर वाले। अब दूसरी जगह भी शिफ्ट करोगे उसी कंपनी को, ठीक है, उसके अंदर लेबर भी लाओगे, अब लेबर लाओगे साथ में तो मशीनें भी लाओगे। जब आप मशीनें लेबर वगैरह ये लाओगे ना तो क्या है बच्चों, ये क्या हो रहे हैं, ये संसाधन कैसे हैं बच्चों, ये जो संसाधन है वो कैसे हैं, वो परिवर्तनशील होते हैं। ये जो साधन आप कर रहे हो इनको क्या बढ़ा रहे हो, तो इसके अंदर बच्चों दीर्घकालिक उत्पादन फलन है ना, इसके अंदर जो सभी साधन है वो कैसे होते हैं बच्चों, वो परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फर्म क्या करती है, फर्म मांग के अनुसार साधनों को बदलकर उत्पादन को बढ़ा सकती है। यानी जो फर्म है, ठीक है, अब मान लो मैं अपना मोबाइल बनाने का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं उसकी फोन की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो मेरा जो प्रोडक्शन है ना, अब मेरे पास क्या है, एक लिमिट जगह है जिसके अंदर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा ना, उसी प्रोडक्शन को दूसरी जमीन लेकर उस पर स्टार्ट कर दूंगा। जब मेरी डिमांड होगी जिस अकॉर्डिंग, ठीक, जिस अकॉर्डिंग मेरी मांग होगी तो उसके अंदर मैं शिफ्ट करूंगा ना, तो उसके अंदर जो हमारी मशीनें हैं वो नई लाऊंगा, लेबर भी नई हायर करूंगा। तो यानी कि जब मुझे मांग है तो उसके अंदर क्या, उसके जब मुझे मांग है, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या करता हूं मैं,
जो साधन है उनको परिवर्तन करता हूं, जिससे कि मैं अपने उत्पादन को अधिकतम बढ़ा सकूं, ठीक है। यानी कि फॉर्म मांग के अनुसार साधनों को बदलकर उत्पादन को क्या कर सकती है बच्चों, बढ़ा सकती है। ये जो इसी के क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे कि इसमें संपूर्ण उत्पादन का पैमाना बदला जा सकता है। जितना भी संपूर्ण जो उत्पादन हो रहा है उसका जो पैमाना है ना बच्चों, वो बदला जा सकता है। और इसके अंतर्गत पैमाने के प्रतिफल के नियम का अध्ययन किया जा सकता है। यानी बच्चों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत जो पैमाने का नियम का जो प्रतिफल है ना, उसका क्या किया जाता है बच्चों, अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बच्चों जाएंगे उत्पादन के साधन जो है उनके क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से जो साधन है जिनका हम उत्पादन के अंदर प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैंने आपको, जब मैं बोलूं ये मैंने आपको पढ़ा दिया है तो कैसा लगेगा बताओ। जब बच्चों मैं आपको ना अभी जो उत्पादन फलन के प्रकार पढ़ा रहा था ना, उसके अंदर मैंने 2 प्रकार के जो साधन थे उनको बताया था। कौन से थे, स्थिर और परिवर्तनशील साधन। यानी कि परिवर्तनशील साधन मैंने आपको बता दिया है और साथ में क्या बताया आपको, स्थिर साधन भी बता दिए बच्चों, ठीक है। फिर भी हम एक बार क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अलग से काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों स्थिर साधन जिन उत्पादन साधनों की मात्रा को कम समय में आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, उन्हें स्थिर साधन कहते हैं। जैसे अल्पकाल में भूमि स्थिर साधन होती है। मैंने आपको क्या बताया बच्चों, जब आप अल्पकाल की मात्रा के लिए क्या करते हो, उत्पादन करते हो ना, तो जो स्थिर साधन है ना उसको क्या कर सकते हो आप, बढ़ा या घटा नहीं सकते। अब मान लो मैं 6 महीने या 3 महीने के लिए उत्पादन कर रहा हूं, तो ये क्या होगा बच्चों, अल्पकाल होगा। अब मैं इसके लिए बार बार जो मेरा स्थिर साधन है भूमि, इसको बदलता थोड़ी ना घूमूंगा। अगर मैं इसको बदलता ही घूमूंगा तो मेरे 3 महीने तो ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। मैं 3 महीने के लिए कोई बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 15 अगस्त आने वाला है। अब 15 अगस्त के अंदर देखना कुछ दुकानदार क्या करेंगे बच्चों, वो तिरंगे, टोपी ये सब बेचेंगे, ठीक है। अब चालू कर दिया होगा उन्होंने। अब उसके लिए जो उन्होंने भूमि है जहां पे वो कर रहे हैं अपना, ठीक है, तो उसके लिए बदलते थोड़ी ना घूमेंगे उसको। जब तक बदलेंगे तब तक उनका सीजन चला जाएगा। तो जो स्थिर साधन ना वो क्या होता है ना बच्चों, अल्पकाल के जो उत्पादन फलन है ना उसके अंदर क्या बच्चों, उसको नहीं बदला जाता है, ठीक है। क्या है स्थिर साधन, जिन उत्पादन साधनों की मात्रा को कम समय में आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं, स्थिर साधन कहते हैं। जैसे अल्पकाल के लिए मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो जो भूमि है मेरा वो स्थिर साधन है, इसको क्या कर सकता हूं मैं, कम या ज्यादा नहीं कर सकता हूं, ठीक है बच्चों। फिर है बच्चों परिवर्तनशील साधन। ये क्या होते हैं, यानी जिन साधनों की मात्रा को उत्पादन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यानी कि बच्चों जो ऐसे साधन होते हैं ना कुछ परिवर्तनशील, मैं उत्पादन के अनुसार इन्हें क्या कर सकता हूँ, बढ़ा या घटा सकता हूँ, ठीक है। तो वो कौन से, उन्हें परिवर्तनशील साधन कहते हैं। जैसे अल्पकाल में आप क्या कर, श्रम जो है वो परिवर्तनशील साधन होता है। यानी जब आप अल्पकाल के लिए कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर क्या कर सकते हो, आप लेबर को बढ़ा सकते हो या तो घटा सकते हो। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, नई लेबर लगाओगे, लेकिन आपका प्रोडक्शन जो है कर रहे हो वो बिक नहीं रहा मार्केट के अंदर, तो क्या करोगे, जो लेबर है ना, आपका जो साधन है उसको कम करोगे ना, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स जो है हमें सिखाती है कैसे हम अपना व्यवहार बदलते हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप ये प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसको इकोनॉमिक्स में क्या नाम दिया गया है, ठीक है। आप सब इकोनॉमिक्स जानते हो, ठीक है, सबके सब जानते हो इकोनॉमिक्स, लेकिन जो आप कर रहे हो ना उसको इकोनॉमी की भाषा में क्या कहते हैं, बस आपको ना ये नहीं पता है, ये मैं बताने का काम करूंगा, ठीक है। यानी कि जो परिवर्तनशील साधन होते हैं ना बच्चों, इन हम अपने उत्पादन की आवश्यकता के अनुसार इन्हें क्या कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
और ये अल्पकाल जो उत्पादन, अल्पकाल के अंदर हम जो उत्पादन करते हैं, इसके अंदर जो हमारा लेबर है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा लेबर जो है वो क्या है, परिवर्तनशील साधन है। इसको हम कम या ज्यादा मैं कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, ये जो हमने बच्चों दो टाइप थे बच्चों वस्तुओं के, ठीक है, वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बच्चों देखने की कोशिश करेंगे कि जो उत्पादन है उसकी कुछ अवधारणा है वो क्या क्या है, इसके बारे में बच्चों हम जानेंगे। ठीक है, अब ये तीन टाइप की आपको देखने को मिलेगी बच्चों। एक है कुल उत्पादन, दूसरा बच्चों औसत उत्पादन, और तीसरा क्या है, तीसरा है बच्चों सीमांत उत्पादन। इनके बारे में बच्चों हम जानेंगे। ठीक है, यानी कि कुल उत्पादन क्या होता है बच्चों, फर्म द्वारा एक निश्चित समय अवधि के, यानी कि जो फर्म है जो प्रोडक्शन कर रही है वो क्या करती है बच्चों, एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन साधनों का प्रयोग करने पर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं, या परिवर्तनशील साधनों के सीमित उत्पादन के कुल जोड़ को क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। यानी एक फर्म है, ठीक है, जो क्या कर रही है, साधन जो है उनका प्रयोग करके क्या कर रही है, वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रही है, तो वो कुल जितना भी प्रोडक्शन कर रही है उसको जोड़कर क्या बच्चों निकालते हैं, कुल उत्पादन निकालते हैं। मान लेता हूं आज उसने क्या किया, आज उसने 30 पीस का प्रोडक्शन किया, कल उसने 40 का किया, परसों उसने 50 पीस का प्रोडक्शन किया। जो ये अलग अलग दिन अलग अलग प्रोडक्शन कर रही है ना, इसको हम जोड़ के क्या निकाल सकते हैं बच्चों, उस फर्म का, उस कंपनी का कुल उत्पादन निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या है, अब हम देखेंगे कि औसत उत्पादन क्या होता है। यानी फर्म द्वारा उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिवर्तनशील उत्पादन साधनों के प्रति इकाई उत्पादकता को औसत उत्पादन कहते हैं। यानी कि बच्चों जो औसत उत्पादन होता है ना, आपने जब फर्म के अंदर परिवर्तनशील साधन चालू किए, जो कि एक मैंने आपको बताया क्या लेबर था, जब आप लेबर एक अंतरिक्त लेबर को ना कंपनी के अंदर लगा रहे हो, ठीक है, जो लेबर आपने लगाया ना, तो जो वो लेबर है वो वस्तु क्या कर रहा है, प्रोडक्शन करने में मदद कर रहा है। तो जब आपने उसको लगाया, तो आपने जब उसको लगाया तो उसको लगाने का आपको कुछ फायदा हो रहा है या नहीं, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है या नहीं, तो यही क्या होता है बच्चों, औसत उत्पादन होता है। ठीक है, यानी कि फर्म द्वारा उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिवर्तनशील उत्पादन साधनों के प्रति, उत्पादन साधनों के प्रति कौन से परिवर्तनशील, श्रम, लेबर, ठीक है, प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए कुल उत्पादन को परिवर्तनशील उत्पादन साधनों की मात्रा से भाग देकर निकाला जाता है। कैसे बच्चों, अब मैं इसको कैसे निकाल सकता हूं, मैंने देख लिया मेरा कुल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है, अब मैंने एक देखा कि मेरा भाई कुल प्रोडक्शन ना इतना हो रहा है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक लेवल लगाई, और जब लेवल लगाई उसके द्वारा कितना प्रोडक्शन किया गया है, उसके द्वारा कितना प्रोडक्शन किया गया, उसको क्या करेंगे, कुल प्रोडक्शन में से माइनस कर देंगे। ठीक है, जो उसके द्वारा किया गया प्रोडक्शन है वो निकल के आएगा, और उसी को बच्चों क्या कहते हैं, उसी को औसत उत्पादन कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कहते हैं, औसत उत्पादन कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब सीमांत उत्पादन ये क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम बात करेंगे। सीमांत उत्पादन क्या होता है बच्चों, ठीक है, यानी कि फर्म द्वारा परिवर्तनशील उत्पादन साधन की एक अंतरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। सेम ही बता रहा है ना बच्चों, लग रहा है ना आपको, क्या सेम बता रहा है ये बताओ। यानी कि फर्म द्वारा परिवर्तनशील जो उत्पादन साधन है, कौन सा मैंने बताया था, लेबर, यानी कि श्रम के बारे में बताया था आपको। ठीक है, श्रम की एक अंतरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं बच्चों। मतलब मैं क्या होता बच्चों, मैं पहले 11 लोगों से काम करवा रहा था, 11 लोग लेबर थे, तो मेरा क्या हुआ बच्चों, प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल टोटल कितना हुआ मेरा बच्चों, बताओ। मान लेते हैं कि मेरा 120 जो पीस थे ना, डे के अंदर, वन डे के अंदर
120 पीस, जब मैं 11 लोग लगा रखे थे तो मेरा प्रोडक्शन कितना हो रहा था 120 पीस का। लेकिन बच्चों मान लेता हूं मैंने एक जो लेबर है और बढ़ा दी, ठीक है, एक लेबर और बढ़ा दी, मान लो मैंने 12 लेबर कर दी, ठीक है। जब मैंने 12 लेबर कर दी ना बच्चों, तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो 120 से बढ़कर मान लो 125 हो गया। तो जब मैंने एक अतिरिक्त लेबर बढ़ाई ना, तो मेरा प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, मेरा जो प्रोडक्शन बढ़ा ना वो अतिरिक्त एक बंदे से वो कितना बढ़ा, 5 पीस बढ़ गया ना। तो यही बच्चों क्या कहलाता है, यही जो बच्चों क्या कहलाता है, सीमांत उत्पादन कहलाता है बच्चों, ठीक है। मैंने आपको जो उत्पादन की अवधारणाएं दी, कुल उत्पादन, ठीक है, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, तीनों के बारे में बच्चों हमने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब देखो जैसे 11 व्यक्ति थे, ठीक है, उसके अंदर 20 पीस में प्रोडक्शन कर रही थी मेरी कंपनी, ठीक है। अब मान लेता हूँ जो 12वां बंदा मैंने लगाया, तो उसने भाई जब प्रोडक्शन में अपना काम किया तो जो पीस का प्रोडक्शन था वो 125 हो गया। तो यानी कि कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, जो कुल उत्पादन पहले कितना था 120, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, 5 पीस का परिवर्तन, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सीमांत उत्पादन कहते हैं, ठीक है। अब मैंने बच्चों आपको एक टेबल दिखाई है, ठीक है, टेबल दिखाई है, इस टेबल पे चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बच्चों टेबल काफी बार एग्जाम में ना पूछ ली गई है, पूछी जाती है, ठीक है। अब जब आपको ये टेबल पूछी जाएगी ना, तो कैसे पूछी जाएगी इसके बारे में भी बताता हूं, ठीक है। ये जो टेबल है ना बच्चों, अगर उन्हें सीमांत उत्पादन आपसे पूछना है, क्या पूछना है बच्चों, सीमांत उत्पादन उन्हें आपसे पूछना है, तो वो क्या करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। तो वो क्या करेंगे ना, आपको औसत उत्पादन और कुल उत्पादन एग्जाम के अंदर देंगे, ठीक है। और मान लो आपसे वो पूछते हैं, औसत उत्पादन पूछते हैं, तो आपको वो क्या करेंगे एग्जाम के अंदर, सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन देंगे, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों क्या होगा, आपसे कुल उत्पादन पूछेंगे तो क्या होगा बच्चों, औसत उत्पादन वो आपको देंगे, ठीक है बच्चों। जब मेरा पहला लेबर देखो काम कर रहा था ना, जो पहला लेबर वो काम कर रहा था, जो उसने 5 पीस का उत्पादन किया, तो वो तीनों के लिए सेम होगा, देखो कुल के लिए भी, औसत के लिए भी और सीमांत उत्पादन के लिए। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा, हमें बदलाव देखने को मिलेगा। जब मेरा दूसरा लेबर आया, तो उसने जो उत्पादन किया, अब पहले बंदा जो था वो 5 कर रहा था, अब दूसरे ने भी उत्पादन चालू किया, तो वो मात्रा बढ़कर कितनी हो गई बच्चों, वो मात्रा बढ़कर के कितनी हो गई बच्चों, ये बताओ, वो कितनी मात्रा बढ़ के हो गई, ये बताओगे, जल्दी बताओ। यानी कि जब वो 12 पीस हो गए ना, तो जब ये मात्रा हमारे उसके आने से कितनी बढ़ गई, 7 पीस बढ़ गई। अब अब इसके द्वारा मैं बोलता हूं कि कुल उत्पादन के द्वारा मुझे सीमांत उत्पादन निकालना है, तो 12 में से मैं क्या करूंगा, 5 माइनस करूंगा, क्या करूंगा, 5 माइनस करूंगा, तो ये क्या निकल आएगा, ये बच्चों सीमांत उत्पादन निकल आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार मैंने तीसरी लेवल लगाई, तो मेरा 21 यूनिट का मतलब मान लेता हूं उत्पादन हो गया, या 21 पीस का उत्पादन हो गया, ठीक है। अब 21 में से मैं 12 माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 9 देखने को बच्चों मिलेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार बच्चों देखो, जब मैं 4 लेवल लगा रहा हूँ, 4 लेवल लगा रहा हूँ, तो ये देखना 128 है। अब 128 मेरा कुल उत्पादन दिखा रहा है, ठीक है। 128 में से मैं माइनस करूंगा 21, तो कितना आएगा, सीमांत उत्पादन, तो बच्चों हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब मैं लेबर और बढ़ाऊंगा तो मेरा टोटल 30 बढ़ जाएगा, ठीक है, 30 बढ़ जाएगा प्रोडक्शन, तो 30 में से 28 माइनस करूंगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों जब मैं छठी लेवल लगाऊंगा ना, तो ये क्या होगा ना, मेरा अधिकतम हो जाएगा, ये मेरा अधिकतम उत्पादन हो रहा है। अगर मैं इसके बाद भी लेवल लगाऊंगा ना, तो जो उत्पादन तो होगा, लेकिन बच्चों को क्या होगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये टेबल मैंने आपको दिखा दी, इसके अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं। और बच्चों अब मैं आपको कुछ ग्राफ दिखाऊंगा, ठीक है, वो कैसे ग्राफ होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। और फिर इसके बाद इनके अंदर क्या हमें औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच में क्या समानता देखने को मिलती है ना बच्चों,
क्या संबंध देखने को मिलते हैं, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। ठीक है, ये बच्चों कुछ ग्राफ हैं जो कि मैंने अपने हाथ से बनाए हुए, ये हाथ के बनाए हुए बच्चों ग्राफ है। देखो बच्चों, कुल जो उत्पादन वाला ग्राफ है वो है ये देखना, जैसे जैसे मैं लेबर बढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं लेबर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे क्या बच्चों उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन एक सीमा होती है ना किसी चीज की, एक सीमा होती है ना, आप जब खाना खाते हो ना तो आपकी एक सीमा होती है ना, उस सीमा तक आप खाना खाते हो। ठीक है, अगर उस सीमा से अधिक आप खाना खाने लगे तो क्या हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों जब एक उत्पादन की भी एक सीमा होती है, लेकिन उसके बाद भी मैं अगर मैं लेवल लगाते जा रहा हूँ, जो मेरा प्रोडक्शन होगा ना वो कैसा होगा बच्चों, वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। यही बच्चों जब मैंने आपको जो हमारा अध्याय नंबर 2 था उपयोगिता के अंदर पढ़ाया था, तो मैंने बोला था एक समय पे ना जो उपयोगिता है ना वो अधिकतम मिल रही हो, फिर भी हम उसका क्या करेंगे, उपभोग करेंगे ना, तो वो क्या होगा बच्चों, वो नेगेटिव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये कुल उत्पादन का बच्चों ग्राफ है। ठीक है, अब है बच्चों औसत उत्पादन का ग्राफ, औसत उत्पादन का ग्राफ। ठीक है, ये बच्चों देखो क्या होता है, ये भी शुरुआत में बढ़ा है, ठीक है, लेकिन धीरे से फिर क्या हुआ बच्चों, ये धीरे धीरे कम होने लगा है। कैसा हुआ, कम होने लगा बच्चों। और ये बच्चों सीमांत उत्पादन का ग्राफ है, ये देखना बच्चों बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों ये एकदम से तेजी से नीचे गिरेगा, ये वाला धीरे धीरे नीचे गिरता है। ठीक है, यहाँ पे अंतर पूछ लेता है कौन सा ग्राफ तेजी से नीचे गिरेगा और कौन सा ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरेगा। बच्चों ये वाला जो ग्राफ है ना ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, लेकिन बच्चों ये वाला जो ग्राफ है ना वो तेजी से नीचे की ओर आता है। ठीक है, बच्चों अब हम जानेंगे कि जो औसत उत्पादन है और सीमांत उत्पादन है उसके अंदर हमें क्या संबंध देखने को मिलते हैं, इसके बारे में बच्चों हम जानेंगे। ठीक है, यानी कि जब सीमांत उत्पादन जो क्या है बच्चों बढ़ता है, यानी कि जब सीमांत उत्पादन ना बच्चों बढ़ेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा बच्चों, औसत जो हमारा उत्पादन है ना वो भी बढ़ेगा। यानी कि मान लेते हैं हमें सीमांत जो हमारा उत्पादन है ये बढ़ेगा, तो इसके साथ साथ बच्चों क्या होगा, औसत उत्पादन जो है ये आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये भी आपको बच्चों बढ़ता हुआ नजर आएगा, अगर सीमांत उत्पादन बढ़ेगा तो औसत उत्पादन भी बढ़ेगा। और बच्चों इसी प्रकार अगर सीमांत उत्पादन घटता है ना तो औसत उत्पादन भी क्या होगा बच्चों, घटता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, यानी कि इनके दोनों के बीच ना संबंध देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे ही सीमांत उत्पादन क्या करेगा, बढ़ेगा, तो औसत जो उत्पादन है ये भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन जो सीमांत उत्पादन होता है ना बच्चों वो क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। सीमांत जो उत्पादन है बच्चों वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा औसत के मुकाबले, औसत उत्पादन के मुकाबले। ठीक है, और जब सीमांत उत्पादन घटता है तो औसत उत्पादन भी क्या होता है बच्चों, घटता है। लेकिन सीमांत उत्पादन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे तेजी से घटता है। मैंने वहां पे बताया पहले पॉइंट में जो सीमांत उत्पादन है वो क्या है, बढ़ता है, तो औसत उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन औसत के मुकाबले में वो बच्चों क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। लेकिन जब बच्चों को घटेगा ना तो वो क्या करेगा, औसत के मुकाबले क्या करेगा, तेजी से तो घटेगा। ठीक है, यानी कि जब सीमांत उत्पादन घटता है तो औसत उत्पादन भी घटता है, लेकिन सीमांत उत्पादन क्या होता है बच्चों, तेजी से घटता है, अर्थात एमपी वक्र और एपी वक्र से नीचे होता है। यानी कि बच्चों मैं ग्राफ पे आपको लेके चलता हूं। ठीक है, ये देखो बच्चों सीमांत उत्पादन है, जब सीमांत उत्पादन घटता है तो औसत उत्पादन भी घटता है। लेकिन बच्चों जो सीमांत उत्पादन है ना वो औसत के मुकाबले क्या होता है, तेजी से घटता है। ये देखना, ये जो मैंने ग्राफ दिखाया ना आपको, ये देखना बढ़ रहा है लेकिन एकदम तेजी से नीचे गिरेगा ये ग्राफ। ठीक है, और ये वाला औसत वाला देखना, ये ऊपर जा रहा है, ये क्या होगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा। क्या होगा बच्चों,
धीरे धीरे नीचे गिरेगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, नीचे गिरेगा, ठीक है। फिर जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है, यानी कि जब औसत उत्पादन है ना वो क्या होगा, अधिकतम होगा, औसत उत्पादन अधिकतम होता है, तो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के बराबर हो जाता है। यानी कि बच्चों जब औसत जो उत्पादन होता है वो अधिकतम होता है, तो वो क्या होता है, तो सीमांत उत्पादन के ना बराबर हो जाता है बच्चों, ठीक है। जो सीमांत उत्पादन है वो किसके बराबर हो जाता है, औसत उत्पादन के बराबर हो जाता है, ठीक है। फिर बच्चों हम ये जानेंगे कि जो औसत उत्पादन हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, जबकि सीमांत उत्पादन धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। यानी कि जो औसत बच्चों क्या है, औसत जो उत्पादन है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, धनात्मक, यानी पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों जो सीमांत उत्पादन है वो क्या है, धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, यानी कि ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये जान लिया कि जो सीमांत उत्पादन और जो औसत उत्पादन है ना, इन दोनों के बीच क्या संबंध हमें देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। अब हम ये जानेंगे कि परिवर्तनीय अनुपात का नियम क्या है, यानी कि लॉ ऑफ वर्बल प्रोपोजिशन, ठीक है, यानी परिवर्तनीय जो अनुपात है इसका नियम क्या है। ये मैंने आपको बताया था कि मैं आगे पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है नियम, ठीक है। यानी जब अन्य साधन जैसे भूमि, मशीन की मात्रा को स्थिर रखकर केवल एक परिवर्तनशील जानन, जैसे कि भूमि, जैसे कि क्या हो गया बच्चों, लेबर हो गया, की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो प्रारंभ में कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है, और अंत में क्या होता है बच्चों, घटने लगता है। यानी कि बच्चों ये जो नियम कहता है ना, जो भी हम साधन क्या करते हैं उत्पादन के अंदर प्रयोग करते हैं, ठीक है, भूमि हो गई, पूंजी हो गई, लेबर हो गई, तकनीक हो गई, इन सभी साधनों को ना हम क्या कर देते हैं, स्थिर रख देते हैं, और इसमें से ना केवल जो हमारा भूमि वो जो हमारा लेबर वाला साधन है उसको परिवर्तनशील साधन मान लेते हैं, ठीक है। और परिवर्तनशील जो साधन है वो कौन सा है बच्चों, लेबर है। इसकी मात्रा को क्या होता है बच्चों, बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो शुरुआत में अगर इसकी हम मात्रा को बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा, तो हमें प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम शुरुआत में लेबर को बढ़ा देते हैं तो कुल उत्पादन क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर हम क्या करते हैं धीरे धीरे और लेबर बढ़ाएंगे, लेकिन जो हमारा उत्पादन है वो बढ़ेगा, तो कैसा बढ़ेगा बच्चों, घटती हुई दर से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, घटती हुई दर से बढ़ेगा, ठीक है। इसके क्या कारण है, इसके ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है। और फिर घटती दर से बढ़ता है और अंत में ना घटने लगता है। चलो बच्चों पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या है, ठीक है, परिवर्तनीय अनुपात का नियम क्या कहता है। परिवर्तनीय अनुपात का नियम का नियम ये क्या बताता है बच्चों, ये बोलता है कि हम जितने भी साधन ना उत्पादन के अंदर प्रयोग कर रहे हैं उनको क्या कर दें, स्थिर कर दें। कौन कौन से साधन मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। भूमि हो गई, पूंजी हो गई, मशीन हो गई, इन साधनों को ना हम क्या कर दें, स्थिर रख दें, और एक केवल साधन क्या करते हैं, परिवर्तनशील साधन रखें। वो कौन सा साधन बच्चों, परिवर्तनशील साधन। ये कौन सा साधन रख लें, बस लेबर, यानी कि श्रम, इसको हम परिवर्तनशील साधन मान लें, ठीक है। तो जब हम अगर हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है तो ये साधन कैसे हैं, ये तो आपको स्थिर रखने पड़ेंगे, इनमें तो बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हो, लेबर के अंदर बदलाव कर सकते हो। जब आप शुरुआत में आपको प्रोडक्शन अपना बढ़ाना है तो आप क्या करोगे ना, लेबर को बढ़ाना चालू करोगे, नई लेबर शामिल करोगे। जब आप नई लेबर शामिल करोगे ना
तो क्या होगा, शुरुआत में क्या बच्चों, उत्पादन बढ़ेगा, उसके बाद भी उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन कैसे, कम दर से बढ़ेगा। और धीरे धीरे फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जाओगे ना, उत्पादन क्या होगा बच्चों, नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी घटता हुआ नजर आएगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जब आप उत्पादन करने के, आपने ये साधन सीमित है, आपके यहाँ लेबर काम कर रही थी 10, कितनी, 10 लेबर काम कर रही थी, वो एक दिन में कितनी पीस कर रही है, यानी वो एक दिन के अंदर, ये वाला चलो एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, एक खेत वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा। ये बच्चों खेत है, ठीक है, ये खेत है, इसके अंदर जो भूमि है आपकी वो क्या है, सीमित है, आपके जो बीज वगैरह वो सीमित है। आप क्या इसके अंदर परिवर्तनशील साधन क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ लेबर को शामिल कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ना 5 लेबर इस खेत में काम कर रही थी, कितनी, 5 लेबर, ठीक है। उत्पादन हो रहा था, कितना हो रहा था, मान लेते हैं 120 कुंटल गेहूं हो रहा था, 120 कुंटल मान लेते हैं, बहुत ज्यादा हो गया ना, 120 कुंटल गेहूं हो रहा था, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने इस खेत के अंदर और लेबर बढ़ा दी, मान लेते हैं आपने 10 लेबर थी, अब कर ली 15, तो उत्पादन बढ़ के कितना हो गया बच्चों, क्या हो गई, ये मान लो हो गया हमारा 135 हो गया, उत्पादन बढ़ा। अब आपने फिर लेबर बढ़ाई, मान लेते 20 बढ़ी, तो ये क्या हुआ 140, यानी कि देखो पहले 120, फिर तेजी से उत्पादन बढ़ा और फिर 140, यानी कि उत्पादन तो बढ़ा ना, उत्पादन तो बढ़ा लेकिन कम दर से बढ़ा है। कैसे बढ़ा बच्चों, कम दर से बढ़ा, ठीक है। जब कम दर से उत्पादन बढ़ा, अब आप क्या करते हो, 20 लेबर है ना, इसकी जगह 25 लेबर कर लेते हो, ठीक है। अब 25 लेबर करोगे तो जो आपका उत्पादन है वो नेगेटिव कैसे जाएगा, बताओ मुझे, क्योंकि यार जो खेत है ना आपका, ये तो आपके पास सीमित है ना, और आपको जितने लेबर चाहिए उतने आपको मिल गए, आप उससे ज्यादा रखने की कोशिश करोगे ना, जो लेबर फिर क्या होती है ना बच्चों, अब पता है कि लेबर ज्यादा है हमारे पास, तो प्रोडक्शन वो हंसी मजाक में करता है, टालता रहता है, ठीक है। और साथ में अपने साथ 4 लेबर को और शामिल करेगा, आओ आज कहानियां वगैरह बनाते हैं, काम तो हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, जो दूसरे लेबर है ना उनको भी डिस्टर्ब करने का काम करेगा, जो कि उत्पादन के अंदर ना फर्क डालेंगे, ठीक है। तो यही जो बच्चों क्या होता है ना, यही क्या होता है हमारा, यही परिवर्तनीय अनुपात का क्या होता है नियम होता है, ठीक है। अब हम इसकी कुछ 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में बच्चों हम जानेंगे, ठीक है। वो कौन सी अवस्थाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम प्रथम जो अवस्था है ना इसके बारे में बच्चों हम बात करते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें परिवर्तनशील साधन को बढ़ाने पर कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, यानी कि बच्चों इसके अंदर क्या होता है, पहले के अंदर जैसे ही आप ना क्या करोगे, जैसे ही आप परिवर्तनशील साधन को ना बढ़ाओगे, वैसे ही क्या होगा, कुल उत्पादन की जो है वो बढ़ती दर से बढ़ेगा। यानी कि जब आपने उत्पादन के अंदर शुरुआत के अंदर लेबर बढ़ा ली, तो क्या होगा, जो उत्पादन है मैंने अभी आपको बताया वो बढ़ेगा, कैसे, बढ़ती दर से बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यानी सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन किस दोनों में वृद्धि होगी। जब आप लेबर बढ़ाओगे ना तो कुल उत्पादन तो बढ़ेगा, उसके साथ साथ बच्चों क्या होगा, उसके साथ साथ बच्चों सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन ना, इन दोनों के अंदर क्या होगा बच्चों, वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, सीमांत उत्पादन अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंचता है। जब आप लेबर बढ़ाते जाओगे ना तो सीमांत उत्पादन है वो क्या है, अपने अधिकतम बिंदु पर धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, पहुंचता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना जब ये सीमांत जो उत्पादन है नीचे जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। फिर हमारी दूसरी अवस्था यानी घटते प्रतिफल की अवस्था, और ये कैसी थी बच्चों, ये बढ़ते प्रतिफल की अवस्था थी। इसके अंदर हमने देखा जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है, और इसी के साथ बच्चों कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, और साथ में सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों में वृद्धि हो रही है। और साथ में बच्चों जो सीमांत उत्पादन है वो अपने अधिकतम बिंदु पर क्या होता है, पहुंचता है, ठीक है। अब हम दूसरी अवस्था देखेंगे, कौन सी है बच्चों, वो घटते प्रतिशत की अवस्था है,
ठीक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी इसमें कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, जो कुल उत्पादन होगा ना वो बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा, घटती हुई दर से बढ़ेगा। ठीक है, सीमांत उत्पादन घटने लगता है और अंत में शून्य हो जाता है। यानी जो सीमांत उत्पादन इसके अंदर होगा बच्चों, कैसा होगा, घट जाएगा, घटने लगेगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा ना वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, जहां सीमांत उत्पादन एमपी बराबर क्या होगा, 0 होता है, वहां कुल उत्पादन अपने अधिकतम बिंदु पर होता है। यानी कि जहां पर सीमांत उत्पादन जो होगा ना वो अधिकतम हो जाएगा, वहां पे कुल उत्पादन ना अपने अधिकतम बिंदु की ओर होगा। ये बच्चों मैंने आपको जो अभी टेबल दिखाई दी ना ग्राफ से पहले, वो है। ठीक है, अगर आपने वो देखी है, समझी है, तो ये पॉइंट आपको हलवा लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, फिर एक विवेकशील उत्पादकता इसी अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है। यानी कि जो एक विवेकशील उत्पादक होता है ना वो क्या करता है, इसी अवस्था के अंदर ना अपना जो उत्पादन है वो करना क्या होता है बच्चों, पसंद करता है। जो एक अच्छा उत्पादक होता है ना, जो अपने ज्ञान बुद्धि विवेक का प्रयोग करता है ना, वो इसी पोजीशन के अंदर क्या करेगा बच्चों, उत्पादन करने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं तीसरी अवस्था क्या है। यानी कि जो तीसरी अवस्था है ना वो क्या है बच्चों, जो इसके अंदर जो क्या होगा ना उत्पादन जो है वो क्या होगा, वो नेगेटिव नजर आते हुए आएगा। पहले हमने देखा कि कैसे उत्पादन, अगर हम लेवल लगा रहे हैं तो कैसे उत्पादन बढ़ रहा है पहली अवस्था में। फिर हमने ये देखा कि अगर हम फिर भी लेवल लगा रहे हैं तो उत्पादन तो बढ़ रहा है दूसरी अवस्था के अंदर, लेकिन वो कैसे बढ़ रहा है बच्चों, वो घटती दर से बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों जब हम क्या कर रहे हैं तीसरी अवस्था के अंदर फिर भी उत्पादन लगा रहे हैं तो उत्पादन क्या हो रहा है बच्चों, ऋणात्मक प्रतिफल दे रहा है। ठीक है, कैसे, इसमें कुल उत्पादन क्या होता है बच्चों, घटने लगता है। कुल जो उत्पादन है, अगर हम एक पॉइंट पे पहुंच गए जहां पर हमारा अधिकतम उत्पादन हो रहा था कुल उत्पादन के अंदर, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, तो लेवल लगा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा ना, जो कुल उत्पादन है वो घटने लगेगा। ठीक है, फिर सीमांत उत्पादन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, और क्या होगा। अब ये जो नियम है ना बच्चों, ये क्या है, इसकी कुछ मान्यताएं हैं, तभी ये नियम ना वर्क करता है, अपना काम करता है। तो वो क्या है, यानी एक उत्पत्ति साधन परिवर्तनशील है और अन्य स्थिर है। यानी इस नियम की एक मान्यता है, यानी एक जो साधन है वो कौन है, वो लेबर, वो सिर्फ परिवर्तनशील साधन है, और बाकी जितने भी साधन है, भूमि हो गई, तकनीक हो गई, पूंजी हो गई, मशीनें हो गई, ये कैसे हैं, ये बच्चों स्थिर है। ठीक है, स्थिर होनी चाहिए, जब ही ये नियम अपना काम कर पाएगा। फिर बच्चों परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयां समरूप होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा क्या है ना परिवर्तनशील जो साधन है, इसकी जो सभी इकाइयां होती हैं वो कैसी होती है, समरूप होती है। ठीक है, एक जैसी होती है, मैं लेवल ला रहा हूँ दूसरा लेवल ला रहा हूँ, जैसी होंगी, अलग तो होंगी नहीं। फिर तकनीक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जो तकनीक का स्तर होता है ना उसके अंदर हम क्या कर सकते, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों स्थिर साधन क्या होते हैं, अविभाज्य। यानी कि जो स्थिर साधन मैंने आपको बताया क्या है, भूमि बताई, पूंजी बताई, तकनीक बताई, मशीन बताई, ये कैसे हैं स्थिर साधन, इन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य होते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार। फिर स्थिर साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं एवं दुर्लभ होते हैं। यानी कि बच्चों जो स्थिर साधन होंगे वो सीमित होंगे, एक मात्रा तक उत्पादन करते हैं करेंगे, चाहे हम कितनी भी लेबर लेके आ जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास मान लो 1 बीघा खेत है, आप उसके अंदर 100 लेबर लगा दो, ठीक है, तो उत्पादन क्या है, आपको घटता ही हुआ नजर आएगा ना। आप जरूरत से अधिक आपने लेबर लगा रखे 1 बीघा के अंदर, 1 बीघा जो खेत होता है ना बस उसके अंदर मुश्किल से 2 लेबर की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1 2 से 3 बस, इससे ऊपर नहीं होती। लेकिन आप उससे ज्यादा लगा दोगे तो क्या जो उत्पादन होगा ना वो घटते हुए या नेगेटिव में ही चला जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आप उसको सैलरी दोगे, जो उत्पादन हुआ वहां चला जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों जो नियम है हमने पढ़ा, इसकी कुछ मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं जिसके अकॉर्डिंग ये जो नियम है ना वो काम करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, यानी रिटर्न टू स्केल क्या होता है।
इसके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी एक दीर्घकालीन, यानी कि यह जो बच्चों ना, ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित नियम है। यानी बच्चों ये क्या है, ये जो नियम है ना पैमाने का प्रतिफल, ये जो दीर्घकालीन उत्पादन होता है ना, लंबे समय के लिए उत्पादन, उसके अंदर ये जो नियम है बच्चों वो काम करता है। अल्पकालीन उत्पादन के अंदर ये काम नहीं करता है, ठीक है। संबंधित नियम है, जब उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बदला जाता है तो उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। यानी कि बच्चों जो भी मैंने उत्पादन के अंदर दीर्घ काल के अंदर जो मैं उत्पादन कर रहा हूं, उसके अंदर जो भी मैंने साधन लगा रखे ना, जो भी क्या कर रखा है बच्चों, मैंने साधन लगा रखे हैं, ठीक। वो साधन मैं क्या कर रहा हूँ, एक निश्चित मात्रा जो है उसके अंदर सभी जो साधन है ना उनके अंदर क्या कर रहा हूँ, बदलाव कर रहा हूँ। उनको क्या कर रहा है, उस निश्चित अनुपात में उनको क्या कर रहा है, बदला जाता है। जैसे कि मैंने मान लो 5 मशीन है, 10 मशीन लाया तो मैं 10 लेबर लाऊंगा, और ऐसे ही जमीन भी, तो जो भी साधन है ना उनको समान अनुपात में क्या करते हैं, बदला जाता है। तो इससे जो उत्पादन होगा ना, उससे जो उत्पादन की मात्रा में होने वाले जो परिवर्तन है उसको क्या कहा जाएगा बच्चों, पैमाने का प्रतिफल कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, पैमाने का प्रतिफल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एक बार जब मैं कोई वस्तु का उत्पादन कर रहा हूं तो मेरे पास 5 मशीन है, 5 लेबर है, ठीक है, और मेरे पास 5 बीघे जमीन है। अब क्या करता हूं मैं, इसके अंदर अनुपात में 10 मशीन हो जाती है, मैं 10 लेबर भी लेके आऊंगा। 10 बीघा जमीन भी चाहिए मशीन रखने के लिए, लेबर काम करे। तो इससे जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होगा ना बच्चों, वो क्या कह जाएगा, वो बच्चों पैमाने का प्रतिफल कहलाएगा हमारा, ठीक है। फिर पैमाने के प्रतिफल की भी बच्चों 3 अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, वो क्या है इसके बारे में बच्चों हम बात करते हैं, ठीक है। और जो बच्चों हमने ऊपर वाला नियम पढ़ा है ना इससे पहले, वो अल्पकाल के अंदर, अल्पकालिक उत्पादन के अंदर बच्चों काम करता है, ये वाला दीर्घकालिक उत्पादन के अंदर काम करता है, ठीक है। इस टाइप का ना बच्चों क्वेश्चन पूछ लेते हैं वहां पे, ठीक है। अब पैमाने का जो पहली इसकी अवस्था है ना, वो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का है, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल। यानी कि जब सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है और कुल उत्पादन में, जो कुल उत्पादन में साधनों की तुलना में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। अब बच्चों ये साधन थे, मैंने इनको बढ़ाया, तो जो बढ़ाया है ना, तो इससे क्या होगा ना, इससे जो उत्पादन होगा बच्चों, वृद्धि होगी ना, कमी तो देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारा उत्पादन क्या बढ़ता हुआ नजर आएगा ना। तो यही बच्चों ये क्या है, पैमाने के प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का ये नियम है बच्चों, ठीक है। ये पहली इसकी अवस्था होती है, यानी कि जब सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है। निश्चित अनुपात ये क्या थी बच्चों, मशीन थी। ये बच्चों क्या है, मशीन है, और ये क्या है, लेबर है, और यही बच्चों क्या है, ये जमीन है। जब मैं 5 यूनिट थी इसकी लेबर की, ठीक है, 5 यूनिट थी भूमि की, और 5 यूनिट थी मशीन की। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, निश्चित अनुपात में बढ़ा रहा हूँ। अब 10 मशीन कर दी, 10 लेबर कर दी मैंने, 10 मशीन कर दी, और जमीन भी बढ़ा दी उतनी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, निश्चित अनुपात में क्या कर रहा हूँ, जो साधन है उनको बढ़ा रहा हूं। तो इससे क्या होगा, जो मेरा उत्पादन होगा वो बढ़ेगा। यानी कुल उत्पादन में साधनों की तुलना में क्या होगा बच्चों, अधिक अनुपात में वृद्धि होगी। यानी जो मैं साधन लगाया ना, ये इन साधनों की तुलना में ना जो मेरा प्रोडक्शन होगा वो अधिक होगा, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे हमारी सेकंड अवस्था। एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं, हम एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपको ना काफी अच्छा समझ में आएगा। यानी कि बच्चों यदि साधनों में 10% की वृद्धि करने पर उत्पादन में 15% वृद्धि होती है। जब मैं अपने जो साधन है उनके अंदर क्या करूंगा, 10% वृद्धि कर दूंगा ना, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, मैं उससे क्या देखने को मिलेगा, उससे जो उत्पादन है उसके अंदर कितनी, जो मैंने साधन लगाया ना उसकी तुलना में मुझे क्या अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। तो 10% मैंने उनके अंदर साधन के अंदर वृद्धि करी, उत्पादन कितना देखने को मिला, 15%, ठीक है बच्चों। ये हमारी पहली अवस्था होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि दूसरी अवस्था क्या है।
पैमाने का स्थिर प्रतिफल। ठीक है बच्चों, जब सभी साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है, यानी जो सभी साधन है ना, जिसके जिस अनुपात में वृद्धि की जाती, कुल उत्पादन में भी ठीक उसी अनुपात में वृद्धि होती है। यानी कि जिस साधन में ना मैं साधन बढ़ा रहा हूं जिस मात्रा में, उसी मात्रा में मेरा क्या हो रहा, अनुपात है जो उत्पादन का वो बढ़ रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा, उसी मात्रा के अंदर बढ़ रहा है। ठीक है, तो दूसरी अवस्था हमें ये बताती है, यानी कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल के बारे में बच्चों बताता है। मान लो मैंने 10% जो है साधन में क्या हुआ, वृद्धि कर दी, तो जो मेरा उत्पादन है ना वो कितना बढ़ेगा, वो बच्चों 10% बढ़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेता हूं। एग्जाम्पल मैंने दिया है, यदि साधनों में 10% की वृद्धि करने पर उत्पादन में 10% की ही वृद्धि होती है, तो ये क्या होता है बच्चों, ये पैमाने की जो स्थिर अवस्था है ना वो होती है। पैमाने का जो प्रतिफल होता है ना, पैमाने के स्थिर प्रतिफल की, ये बच्चों क्या होती है, दूसरी अवस्था होती है। ठीक है, अब हम तीसरी अवस्था देख लेते हैं इसकी लास्ट, ये क्या बताती है, यानी जब सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, जितने भी साधन है उनको एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, लेकिन कुल उत्पादन में साधनों की तुलना में कम अनुपात में वृद्धि होती है। यानी कि मैंने बच्चों जितनी अनुपात में साधन बढ़ाए उसकी तुलना में ना जो मेरा उत्पादन है वो कम हो रहा है। मान लेता हूं मैंने जो साधन बढ़ाए ये क्या बढ़ाए, 20% बढ़ाए, लेकिन बच्चों जब मैंने साधन 20% बढ़ाए, तो जब 20% साधन बढ़ाए, जो मेरा उत्पादन होना चाहिए ना इससे अधिक होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर बच्चों क्या होता ना, हमें क्या होता है, मैंने 20% साधन बढ़ाए, लेकिन जो उत्पादन है मेरा वो कितना परसेंट बढ़ा, तो मान लो 10% ही बढ़ा। ठीक है, यानी कि जब सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, लेकिन कुल उत्पादन में साधनों की तुलना में क्या होता है बच्चों, कम अनुपात में वृद्धि होती है। यानी ये इसकी जो अनुपात की मात्रा इसके मामले से तुलना में क्या हो, उत्पादन है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल 10% मैंने साधन जो थे उनके अंदर वृद्धि करी, करने पर उत्पादन में केवल कितना हुआ, 5% ही वृद्धि हुई। तो ये जो अवस्था है बच्चों वो क्या कहलाती है, पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था बच्चों कहलाती है। ठीक है, अब इसकी भी मान्यताएं होती है अपनी, वो क्या है, जब ये जो नियम है ना पैमाने के प्रतिफल का नियम ये वर्क कर पाता है बच्चों। ठीक है, उसकी क्या है, ये केवल क्या होता है बच्चों, दीर्घकाल में लागू होता है, अल्पकालीन पीरियड में लागू नहीं होता। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी बार बच्चों। ठीक है, फिर है उत्पादन के सभी साधन क्या से होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। यानी जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं ना बच्चों वो कैसे होते हैं, जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, सभी जो साधन होते हैं वो कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, साधनों का जो अनुपात होता है ना वो कैसा होता है, स्थिर होता है। यानी सभी साधनों को एक साथ समान अनुपात में बढ़ाया जाता है। यानी जितने भी साधन होते हैं ना उनको सभी साधनों को ना एक अनुपात में एक साथ क्या होता है बच्चों, बढ़ाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये इस नियम की कुछ मान्यताएं थी बच्चों। ठीक है, जिनके बारे में हमने जान लिया है। अब बच्चों देखेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट होती क्या है। ठीक है, और ये बच्चों हमारा कुछ लास्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं अपने। ठीक है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट आखिरकार होती क्या है इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। ठीक है, अब आप ना कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हो, कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, तो जो वस्तु का ना आप उत्पादन कर रहे हो उसके लिए कुछ कॉस्ट लग रही होगी, जब तो वो वस्तु उत्पादित होकर आ रही है। तो जो वस्तु को निर्माण करने के अंदर कॉस्ट लगी होती है ना बच्चों, उसी को कहा जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि उत्पादित लागत, या आप बोल सकते हो इसको उत्पादन लागत। ठीक है बच्चों, यानी कि किसी वस्तु या सेवा, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए एक फर्म द्वारा उत्पादन के साधनों जैसे कच्चा माल, पूंजी, भूमि के में पर किए जाने वाले कुल व्यय को उत्पादन लागत कहा जाता है। यानी कि बच्चों मैं कोई वस्तु है उसका प्रोडक्शन कर रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं तो एक भूमि पे कर रहा हूं, तो भूमि के लिए क्या दूंगा, मैं किराया दूंगा, मैं मजदूर रख रहा हूं, लेबर, इसको क्या दूंगा, मजदूरी दूंगा। ठीक है बच्चों, अगर मैंने पूंजी ली है तो उसके लिए ब्याज दूंगा। तो ये जो किए जाने वाला कुल व्यय है ना उस वस्तु के निर्माण के लिए, तो ये बच्चों क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है प्रोडक्शन कॉस्ट।
ठीक है बच्चों। अब हम जानेंगे कि समय तत्व के आधार पर जो लागत है उसके क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, लागत के प्रकारों के बच्चों बारे में हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, लागत के जो प्रकार है ना वो हमें दो देखने को मिलते हैं। कौन सी बच्चों? अल्पकालीन लागत यानी शॉर्ट टर्म कॉस्ट, और दीर्घकालीन लागत यानी कि लॉन्ग टर्म कॉस्ट। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था अल्पकालीन उत्पादन और दीर्घकालीन उत्पादन। जब हम अल्पकालीन उत्पादन के लिए उत्पादन करेंगे तो उसकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन बच्चों जब हम दीर्घकालीन उत्पादन करेंगे ना उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसकी कॉस्ट कम होगी, और जो हम अल्पकालीन उत्पादन करेंगे तो उसकी कॉस्ट बच्चों अधिक होगी। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, लागत के प्रकार के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है बच्चों वो कौन सी है? अल्पकालीन लागत के जो तीन प्रकार होते हैं। अल्पकालीन लागत के प्रकार के अंदर मैंने दो बताए हैं। लागत के प्रकार कौन से बच्चों? एक अल्पकालीन लागत, एक दीर्घकालीन लागत। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो अल्पकालीन लागत है ना इसके तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से बच्चों? कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। यही बच्चों मैंने पॉइंट आपको बताए थे उत्पादन के अंदर। बस वहां पे ना कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन आपको देखने को मिला। अगर वो वाले पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ लिए ना तो इनमें आपको ना कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये आपको आराम से समझ में आएंगे। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है ना कुल उत्पादन को ना कुल लागत जो है इसको दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों जो औसत लागत है इसको भी औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तित लागत में डिवाइड किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कुल लागत क्या होता है बच्चों। ठीक है, यानी कुल लागत है क्या? ठीक है, यानी फर्म द्वारा किसी वस्तु या सेवा, जो फर्म है ना, जो कंपनी है, ठीक है, तो किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के स्थिर व परिवर्ती साधनों पर जो व्यय किया जाता है उसे कुल उत्पादन लागत कहते हैं। कुल स्थिर लागत व कुल परिवर्ती लागत के कुल योग को क्या कहते हैं? कुल लागत कहते हैं। यानी कि बच्चों जो भी मैं वस्तुओं के निर्माण के अंदर खर्च कर रहा हूं, ठीक है, चाहे वो मैं कर रहा हूं कैसे कुल स्थिर संबंधी वस्तुओं के बारे में, और या फिर मैं कर रहा हूं कुल स्थिर परिवर्ती जो साधन है उनके अंदर वस्तु के निर्माण के अंदर, वो सब जो लागत होगी ना वो कुल लागत के अंदर शामिल होगी बच्चों। ठीक है, अब मैं कोई वस्तु निर्माण कर रहा हूं, ठीक है, मैंने 100 यूनिट निर्माण की, इसके अंदर जितनी भी खर्च आया, जितना भी खर्च आया वो क्या होगा बच्चों? वो मेरी कुल लागत होगी। क्या होगी? कुल लागत होगी। ठीक है, वो मेरी क्या होगी? वो बच्चों मेरी कुल लागत होगी। ठीक है, फिर कुल स्थिर या बंद कुल स्थिर संबंधी लागत, यहाँ पे बच्चों गलती हो गई, एक संबंधी, कुल स्थिर संबंधी लागत वो क्या है? यानी फर्म द्वारा, एक बार मैं मिटा देता हूं यहां से, यानी कि बच्चों फर्म द्वारा किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए किसी वस्तु फर्म द्वारा किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के स्थिर साधनों पर जो व्यय किया जाता है उसे कुल स्थिर लागत कहते हैं। यानी कि बच्चों जब मैं उत्पादन कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ स्थिर साधन होंगे, जैसे भूमि हो गई, ये बोर्ड है, ठीक है, तो ये क्या है? स्थिर साधन है। तो इस पर जो खर्च हुआ ना बच्चों वो क्या होगा? वो बच्चों मेरी स्थिर लागत होगी। कैसी लागत होगी? स्थिर, कुल स्थिर लागत होगी वो। तो क्या होगी बच्चों? कुल स्थिर लागत देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, यानी कि उत्पादन शून्य हो या अधिक, ये लागतें उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहती हैं। इन लागतों पर उत्पादन मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि चाहे मेरा उत्पादन शून्य हो और चाहे मेरा उत्पादन बढ़ रहा हो, लेकिन जो मेरी स्थिर लागत है ना, जो मेरी स्थिर लागत है ये क्या होती है बच्चों? ये क्या होती है? प्रत्येक स्तर पर ना समान रहती है, चाहे मेरा उत्पादन है वो बढ़ रहा हो या कम हो रहा है, लेकिन जो मेरी स्थिर साधन मैंने लगा रखे ना उनकी हमेशा क्या कॉस्ट होगी? वो मेरे लिए समान रहेगी। यानी कि इस महीने जितना मेरी स्थिर कॉस्ट है, भूमि है, मैंने किराया ले रखा है, किराए पे ले रखी है, तो ये मेरी क्या है? स्थिर क्या है? स्थिर वो है साधन है। ठीक है, जब मेरे पास स्थिर साधन है तो मुझे हर महीने ना, चाहे मेरा प्रोडक्शन हो रहा हो या ना हो रहा, इस साधन के लिए ना किराया देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे मैं शून्य पे हूं, चाहे बिल्कुल मेरा नेगेटिव जा रहा हो प्रोडक्शन, तब भी मेरे को क्या होगा ना, ये जो जमीन है ना
इसका मुझे किराया देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुल परिवर्ती लागत क्या होती है बच्चों। अब कुल जो परिवर्ती लागत होती है ना, जब आपने प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ संसाधन होते हैं वो परिवर्ती होते हैं, जैसे लेबर होता है। अब लेबर क्या होता है ना बच्चों, ये परिवर्ती साधन है। जब इसको व्यय करते हो, जब उसकी आय देते हो, तो ये क्या होगा बच्चों, कुल परिवर्ती लागत हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यानी फर्म द्वारा किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों को जो व्यय किया जाता है उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं। यानी जो भी परिवर्तनशील साधन है, ठीक है, जो कि हमारे उत्पादन में क्या कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उसको जो व्यय किया जाएगा, उस पर जो खर्च किया जाएगा ना, वो क्या होगा बच्चों, वो होगा हमारा कुल परिवर्ती लागत होगा, ठीक है। ये उत्पादन की वे लागतें हो जो उत्पादन मात्रा से प्रभावित होती है। उत्पादन के शून्य होने पर ये शून्य हो जाती हैं और उत्पादन के बढ़ने पर इनमें वृद्धि हो जाती है। यानी कि मेरा उत्पादन शून्य है, तो मेरा जो परिवर्ती साधन है वो लेबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेबर को हटा सकता हूँ, तो जो मेरा खर्चा है ना, वहां पे क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। लेकिन मेरा जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मैं क्या करूंगा, दूसरी लेबर हायर करूंगा। जब मैं दूसरी लेबर हायर करूंगा ना, तो उसको क्या करूंगा, उसके ऊपर खर्च करूंगा, उसको पेमेंट दूंगा, ठीक है। जब मैं उसको पेमेंट दूंगा, तो ये जो पेमेंट दूंगा ना, तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो मेरा जो परिवर्ती लागत है ना बच्चों, वो भी बढ़ रही होती है। यानी कि जो कुल परिवर्ती लागत है ना बच्चों, ये भी बढ़ती हुई नजर आती है, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे कि औसत लागत क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। यानी कि औसत स्थिर लागत ये क्या है, यानी कि फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रति इकाई स्थिर लागत को औसत स्थिर लागत कहते हैं। यानी कि बच्चों जो फर्म होती ना, जो वस्तुओं के उत्पाद वस्तुओं यानी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रति इकाई स्थिर लागत को औसत स्थिर लागत कहते हैं। यानी कि जो कोई पीस मैं बना रहा हूं, उसके ऊपर मेरी स्थिर लागत रख रही है प्रति इकाई के अकॉर्डिंग, तो ये बच्चों मेरी क्या हो जाएगी, ये बच्चों मेरी औसत स्थिर लागत हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो प्रति इकाई में निर्माण कर रहा हूं मैं अपने स्थिर साधन से, जिसमें मैं खर्च कर रहा हूं, तो बच्चों में क्या हो जाएगी, मेरी औसत स्थिर लागत हो जाएगी, ठीक है। और इसे ज्ञात करने के लिए कुल स्थिर लागत को उत्पादन मात्रा से भाग कर दिया जाता है। यानी इसे कैसे निकालेंगे हम, तो कुल स्थिर लागत है, कुल स्थिर लागत यहां पे लिख लेता हूं, कुल स्थिर लागत, इससे क्या करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड कर देंगे। कुल स्थिर लागत से हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे किसको, उत्पादन की मात्रा से, उत्पादन की मात्रा से, ठीक है। जब हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या निकलेगा बच्चों, औसत स्थिर लागत जो है हमारी वो निकल आएगी, ठीक है बच्चों। अब क्या है औसत परिवर्ती लागत, इसके बारे में बच्चों हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई परिवर्ती लागत को औसत परिवर्ती लागत कहते हैं। यानी बच्चों जब हम कोई वस्तु उत्पादन कर रहे हैं, तो हमारे जो परिवर्तित साधन होते हैं ना, परिवर्तनशील जो साधन होते हैं, जब उन पर हम प्रति इकाई पर कुछ व्यय करते हैं ना, कुछ खर्च करते हैं, तो उसको बच्चों क्या कहा जाता है, उसको बच्चों औसत परिवर्ती लागत कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इसे ज्ञात करने के लिए कुल परिवर्ती लागत से कुल परिवर्ती लागत को उत्पादन मात्रा से भाग कर दिया जाता है, तो क्या निकलेगा बच्चों, तब ये क्या निकलेगा, तब ये निकलेगा औसत परिवर्ती लागत। यानी कि इसको निकालने के लिए कुल परिवर्ती लागत को बच्चों डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, उत्पादन की जो मात्रा है ना, इससे भाग कर देंगे। ये बच्चों क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है औसत परिवर्ती लागत को निकालने का, ठीक है। अब बच्चों सीमांत लागत के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कि सीमांत लागत क्या होती है बच्चों, ठीक है। यानी फर्म द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत अथवा कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत अथवा कुल परिवर्ती लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। यानी कि बच्चों जब मैं कोई वस्तु ना निर्माण कर रहा हूं, तो मैं आपको बता चुका हूं कुल लागत क्या होती है और कुल परिवर्ती लागत क्या होती है, तो उसके बीच जो परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन हमें देखने को मिलता है,
तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसी को कहते हैं सीमांत लागत। ठीक है, जब मैं कोई वस्तु निर्माण कर रहा हूं तो मेरी कुल लागत देखता हूं मैं कितने लग रही है। ठीक है, अब उसके अंदर मैं ये भी देखूंगा कि कुल परिवर्ती लागत मेरी कितनी लग रही है। तो जो दोनों के बीच अंतर देखने को मिलेगा ना, वो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो मेरी होगी सीमांत लागत। ठीक है, अब बच्चों हम देख लेते हैं कि दीर्घकालीन लागत। मैंने आपको दो प्रकार की लागत बताई थी, अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। बच्चों अल्पकालीन जो लागत है उसके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दीर्घकालीन लागत के बारे में। ठीक है, यानी दीर्घकाल में सभी साधन कैसे होते हैं बच्चों, परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल के अंदर जितने भी साधन होते हैं वो कैसे होंगे, परिवर्तनशील होंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाओगे ना, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाओगे तो आप क्या करोगे, उस जो कंपनी है ना उसका विस्तार करते जाओगे ना, उसका क्या करोगे, विस्तार करते जाओगे। एक कंपनी से दो कंपनी, दो कंपनी से तीन कंपनी, तीन कंपनी से चार कंपनी, इस प्रकार विस्तार करोगे ना उसका, तो जितने भी उसके अंदर परिवर्तनशील साधन है ना वो क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि दीर्घकाल में सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। जितने भी साधन लगा रखे होंगे ना वो सभी परिवर्तनशील साधन हो, चाहे भूमि हो, चाहे लेबर हो, चाहे पूंजी हो, चाहे तकनीक हो, चाहे मशीन हो। ठीक है, यानी कि कोई स्थिर लागत नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर कोई भी स्थिर लागत आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस अवधि में उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरे प्लांट का आकार बदला जा सकता है। यानी कि जब आप एक कंपनी है, आप अब और उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे, आप दूसरी कंपनी है बनाओगे, उसके प्लांट लगाओगे, यानी कि आप क्या कर सकते हो, पूरा प्लांट लगा सकते हो। ठीक है, ये क्या होगी बच्चों, दीर्घकालीन लागत होगी। अब दीर्घकालीन जो लागत है बच्चों, इसको भी तीन पार्ट में हम तोड़ के पढ़ते हैं। दीर्घकालीन कुल लागत, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। दीर्घकाल में किसी निश्चित मात्रा का उत्पादन करने में आने वाला कुल खर्च। यानी बच्चों हम दीर्घकाल के अंदर वस्तु जो उत्पादन करते हैं उसकी कुछ मात्रा जो करते हैं उत्पादन, उसमें जो भी खर्च आ रहा है, कुल खर्च, वो क्या कह रहा है बच्चों, वो दीर्घकालीन कुल लागत कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि दीर्घकालीन औसत लागत क्या होती है। ठीक है बच्चों, फाइनली बच्चों यही हमारा लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दीर्घकालीन जो औसत लागत है बच्चों वो क्या है। ठीक है, यानी दीर्घकाल में उत्पादित वस्तु की प्राप्ति, यानी दीर्घकाल में उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई लागत, इसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं। यानी कि जो दीर्घकालीन में हम कोई वस्तु उत्पादित कर रहे हो उसके प्रति इकाई में जो लागत लग रही है ना उसको क्या कहा जाता है बच्चों, उसको दीर्घकालीन औसत लागत कहा जाता है बच्चों। ठीक है, फिर है दीर्घकालीन सीमांत लागत। ये क्या है बच्चों, दीर्घकाल में एक अंतरिक्ष इकाई का, दीर्घकाल में एक अंतरिक्ष इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में होने वाली वृद्धि। यानी दीर्घकाल में ना हम बच्चों क्या करेंगे, एक अगर अंतरिक्ष इकाई का ना क्या करेंगे, उत्पादन कर लेंगे। मान लो मैं 50 पेन बना रहा था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक और अंतरिक्ष बना ले रहा हूँ, 51 पेन बना लिए। ठीक है, तो वो क्या होंगे, उत्पादन करने में जो कुल लागत में क्या होगा, उसके अंदर कुछ वृद्धि होगी। जब मैंने 20 पेन बनाए, नहीं 50 पेन बनाए थे तो उसकी लागत, और जब एक पेन अलग से बनाया तो उसकी लागत में अंतर तो देखने को मिलेगा ना। यानी कि दीर्घकाल में एक अंतरिक्ष इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में क्या होगी बच्चों, होने वाली जो वृद्धि है, एक लागत, एक जो पेन है ना उसको बनाने वाली लागत तो किसमें दिख जाएगी, कुल लागत के अंदर जो वृद्धि को दिखाने का काम करेगी ना, वही बच्चों क्या होगा, दीर्घकालीन सीमांत लागत। ठीक है बच्चों, जो बच्चों हमारा अध्याय नंबर 3 है उत्पादन तथा लागत, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का, ये बच्चों हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसको बच्चों हमने काफी अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, मैंने आपको एक एक पॉइंट को ना आपको काफी अच्छे से समझाने के प्रयास किया है। ठीक है, और ये जो, ठीक है, ये जो चैप्टर है ना जो, इसको अगर आप रिलेट करके करते हो, आप इकोनॉमी ये सब चीज आप कर रहे हो, बस आपको ये नहीं पता कि इकोनॉमी के अंदर इसको कहते क्या है। ठीक है, जब आप इसको अपने कार्यों के साथ क्या करोगे, रिलेट करोगे ना, तो
इसको पढ़ने में आपको ना काफी ज्यादा मजा आने लगेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा जो चैप्टर 4 है उसको पे हम बात करेंगे, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे बच्चों।